ऑलराइट, सो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद आसिम और हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में स्पेक्ट्रम किताब की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 को डील करेंगे, राइट। तो पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई थी और उसके बाद जो मॉडरेट्स थे वो कैसे काम कर रहे थे, उनके काम करने का तरीका क्या था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे जाएं 1885 से पहले, तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए ऐसा है कि कई जगह हिंदुस्तान में अलग अलग जगह संस्थाएं खुल रही थी, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो रहे थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल लेवल पे थे। और रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट थी कि हम एक नेशनल लेवल का बॉडी बनाएं। 1885 से पहले हम देखते हैं कई सारे ऐसे संस्थान बने। हमने मद्रास प्रेसिडेंसी को देखा, हमने इंडियन एसोसिएशन को देखा, तो हमने कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखे। लेकिन 1885 में फिर हमने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म होते हुए देखा। उसमें हमने सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी पढ़ी थी और फिर हमने कहा था कि इसके बाद 1885 से लेकर लगभग 1905 तक ये 20 साल का फेज होगा कि जब कांग्रेस को मॉडरेट्स ने डोमिनेट किया, यानी कि उनके काम करने का तरीका जो है वो मॉडरेट तरीका होता था, यानी कि वो नरम दल होते थे, है ना। यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस करने पे बिलीव करते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, यानी कि वो लॉ के दायरे में रह के कोई भी प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो वो उस दायरे में रह के काम करना पसंद करते थे। और वहीं पर हमने वो 3P की बात करी थी, दैट इज प्रेयर्स, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ये सब काम करते थे। लेकिन आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, यानी कि 1905 से लेकर 1909 का आज ये 4 साल का फेज हम डिस्कस करेंगे, जहां हम देखेंगे कि ये जो बागडोर है अब भारत की आजादी की, वो मॉडरेट से लेकर नेशनल, वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में आ जाएगी। मैंने आपको दोनों में फर्क बताया था। मॉडरेट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस की बात करेंगे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहेंगे कि भाई इन तरीकों से कोई फायदा नहीं है, ये तरीके जो आप ऑप्ट कर रहे हो उससे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, अंग्रेज आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि अंग्रेज आपके बेहतराई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंग्रेज आपको एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं, आपसे चीजें, आपको राइट्स देने की बजाय आपसे राइट्स छीन रहे हैं। तो दोनों के मेथड में बहुत फर्क था और यही था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे। 1905 से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इतना ज्यादा डिफरेंस 1905 से लेकर 1909 के बीच में, ये डिफरेंसेस इतने बढ़ जाएंगे कि बीच में ही 1907 में हम कांग्रेस के अंदर एक स्प्लिट देखेंगे, है ना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सूरज स्प्लिट जिसको कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एकदम अलग अलग हो जाते हैं। और फिर आगे चलते हुए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। हम लोग बेसिकली आज इस चैप्टर में इस मिलिटेंट नेशनलिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। इस 1905 से लेकर 1909 के बीच में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, एक बार मैं टाइमलाइन में आपको बता देता हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। देखिए एक बड़ा चैप्टर है ये, अगेन 22 पेजेस का है स्पेक्ट्रम के अंदर, बट आई वांट कि मैं अगेन इसको छोटा से छोटा चैप्टर रखूं और आप लोग भी इस चैप्टर को मेरे साथ साथ 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा कवर कर लीजिए। तो आप लोग को भी लगेगा टाइम बच रहा है, 2 घंटे में मैं एक किताब खोलूंगा स्पेक्ट्रम की और मेरा वीडियो लगाइए और किताब को फॉलो करते जाइए, मेरा वीडियो फॉलो करते जाइए। आप विद इन 2 आवर्स आप देखोगे कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया है, ठीक है। चलिए इसका क्रक्स मटेरियल मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। एज ऑलवेज मैं आपको बताता हूं, ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो वो क्वेश्चंस बता दूंगा आपको अभी। कुछ PYQs हैं, जैसे ये मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको लिखने का ट्राई कर सकते हैं। इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट्स। तो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज बहुत ज्यादा रेप्रेसिव पॉलिसीज थी। हमने देखा था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, हम देखेंगे इनफैक्ट आज, है ना। अभी आपको पता नहीं है सब बातें, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आ गया था, बंगाल का पार्टीशन खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। जो यूनिवर्सिटीज एक्ट था उसके ऊपर काफी कंट्रोल कर लिया गया, एंड ऑल दीज थिंग्स वर देयर, ठीक है। तो इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन है PYQ पहले ये पूछे गए विद रेफरेंस टू द period of extremist nationalism movement in India with its spirit of Swadeshi, which one of the following statements is not correct। तो यहां पर एक तरह से अलग अलग ये स्टेटमेंट्स दिए। इस चैप्टर को अटेम्प्ट करने के बाद आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप ये सारे ही क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे मैं आपको PYQs ला के दिया हूं, 2, 3, राइट, 4 अलग अलग सालों में आए हैं, 5 2010 का सवाल है, 2019 का सवाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप 5-6 क्वेश्चंस हैं, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को दोस्तों। तो हमारा टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से कवर होंगे, हम कुछ इस प्रकार से ये 9 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, इस प्रकार से चलेगा। चलिए एक बार मैं आपको ना बता देता हूं कि कैसे हम लोग इसको फिगर आउट करने वाले हैं। एक जरा यहां पर पहले मेरे साथ ना आप पहले प्लीज इस चार्ट को बना लीजिए, इस टाइमलाइन को प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। आज की क्लास हमारी इस टाइमलाइन के हिसाब से ही चलेगी और आप लोग भी अपने एक बार
पेजेस पे इसको बना लीजिए। देखिए शुरुआत कैसे होगी, हम लोग कहां तक डिस्कस कर चुके हैं, हमारा डिस्कशन ये हो चुका है कि सर 1885 से लेकर हमने देखा था कि 1905 ये वो दौर है जब हमने समझा कि मॉडरेट जो है इसको रूल करते हैं, है ना। ये मॉडरेट जो है यहाँ पर अपना तरीका जो है वो अपनाते हैं और भारत की बागडोर यानी आज़ादी की लड़ाई इन्हीं के हाथ में यहाँ पर चलती है, ठीक है। तो एक तरफ मॉडरेट्स हैं जो नरम दल कहलाए, और 1905 के बाद हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि एक्सट्रीमिज्म जो है, एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है वो शुरू हो जाता है। तो 1905 ऑनवर्ड्स आप देखोगे यहां से स्टार्ट होता है, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। पहला पॉइंट, पहला टॉपिक जो है, तो सवाल भी यही आएगा कि ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों हुआ। हम यही बात समझेंगे कि ये ग्रोथ जो हुआ नेशनलिज्म का, मिलिटेंट नेशनलिज्म का, ये हुआ ही क्यों, है ना, ये हुआ ही क्यों। तो ये हमें इसका पीछे के रीजंस हमें यहीं पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, चलिए पहला पॉइंट हो गया। एक बार हम लोग समझ लेंगे कि ग्रोथ क्यों हुआ मिलिटेंट नेशनलिज्म का, तो उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा दैट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, है ना। यानी कि अब मिलिटेंट नेशनलिज्म जब शुरू हो गया तो उसमें उन्होंने किया क्या, है ना। तो आप देखोगे कि यू विल फाइंड दिस इज नेक्स्ट इज स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स। नाउ दिस वेर अ पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज, है ना। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट का यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे यहां पर ये मूवमेंट चलता है, ठीक है। उसके बाद जब ये मूवमेंट आगे बढ़ता है तो लीडरशिप किसकी होती है, एक्सट्रीमिस्ट की। तो उनका एजेंडा क्या है, उनका तरीका क्या था स्ट्रगल करने का, है ना। उस वक्त कांग्रेस की पोजीशन क्या थी, हम उसको समझेंगे। तो यू कैन राइट कि यहां पर आप लिख सकते हैं कि हम किस प्रकार से लिखिएगा, मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमिस्ट, मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट। जब हम इस मूवमेंट को पढ़ेंगे तो हम यहां पर तीन चीजों को बेसिकली डिस्कस करेंगे, तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जब ये मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट लीड करने लग जाएंगे तो हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे कि इन एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा क्या था, व्हाट वाज देयर एजेंडा। दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि उनका तरीका क्या था, फॉर्म ऑफ स्ट्रगल क्या था, किस प्रकार से ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि हमने इनका स्ट्रगल का फेस तो देख लिया भाई, इनका स्ट्रगल का तरीका क्या है, इनका स्ट्रगल का तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस, है ना। इनका तरीका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस करना, है ना। यानी कि कोई भी अगर हम विद्रोह करेंगे तो वो कानून के दायरे में होगा। इनका क्या स्ट्रगल का तरीका था, हम वो चीज समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम वो चीज समझेंगे। और ऐसे में व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ कांग्रेस। अब पोजीशन यहां पर क्या थी कांग्रेस की, पोजीशन ऑफ कांग्रेस हम लोग यहां पर देखेंगे। एक्सट्रीमिस्ट की फेज में कांग्रेस की क्या पोजीशन हो जाती है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट के बाद हम लोग यहां पर इस स्वदेशी मूवमेंट का इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। दैट इज सिंपल, यहीं पर हम लोग इसको समझ सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट का इवैल्यूएशन इसके बाद होगा, क्लियर। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होगा कि मॉडरेट्स जब ये अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स यहां पर एक्सट्रीमिस्ट, तो मॉडरेट्स इससे नाराज होंगे, क्योंकि मॉडरेट्स का जो अप्रोच करने का तरीका है वो कहेंगे कि भैया प्रोटेस्ट करो, वो कहेंगे टाइम इज नॉट राइट। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे भैया तुम चुप बैठो, तुमने बहुत कर लिया, यू हैव फेल्ड इन योर वे, अब हमें अपने तरीके से करने दो। सो बेसिकली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक डिस्प्यूट होगा एंड दिस विल लीड टू व्हाट, सूरत स्प्लिट। ये क्या करेगा, सूरत स्प्लिट। नो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग ये सब बातें, ये सब नाम जो है सूरत स्प्लिट, ये सब आपने बहुत सुना है। मॉडर्न हिस्ट्री समथिंग जो सारे स्टूडेंट्स लगभग सुने होते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हैं, स्कूल में पढ़ के आए होते हैं। और साथ में मैं आपको विपिन चंद्रा सर की एनसीईआरटी भी पढ़ा चुका हूं, तो हमने वहां पर भी डिस्कस किया। बट एनीवे कोई अगर वो नहीं भी देखा है तो भी उसको यहाँ समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाज द सूरत स्प्लिट, ठीक है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा सूरत स्प्लिट के बाद कि सरकार ने अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनाई, व्हाट वाज द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। आप देखोगे गवर्नमेंट जो है ना वो काफी ज्यादा वो क्या कर रही थी भाई, उनको समझ में आ रहा था कि यार ये तो एक दूसरे ना, ये तो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, है ना। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे से कटे कटे घूम रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उसका फायदा उठाएगी यहाँ पर, राइट। और फिर इसी के बैकड्रॉप में आप देखोगे आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो आज का जो टाइमलाइन है, जिस टाइमलाइन से हमको पढ़ना है वो यही टाइमलाइन है दोस्तों। इसी टाइमलाइन से हमको यहाँ पर आज हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, क्लियर, ठीक है। आई होप ये आपको फ्लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है, 1885 से 1905 का कहानी हम लोग ने चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस किया था, है ना। ये आपका चैप्टर नंबर 11 का पार्ट था।
ये चैप्टर नंबर 11 में हमने डिस्कस कर लिया था। इससे पहले वाला चैप्टर वो चैप्टर नंबर 10 था, जब हम यहाँ पर देख रहे थे कैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो जो बेसिकली हम संस्थाओं के नाम देख रहे थे, राइट, वो हमने देखा था। उससे पहले वाले चैप्टर में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा था। तो पूरी कहानी चल रही है। आज की कहानी चैप्टर नंबर 12 ये वाला यहाँ से यहाँ तक होने वाला है, यानी कि 1905 से लेकर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 तक। ठीक है, तो 1905 से लेकर 1909 तक की कहानी आज हमको डिस्कस करनी है। उसके बीच में ये सारे इवेंट्स होंगे। अब बात ये है कि इसी में आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट, यही आगे चल के कल्मिनेशन करेगा, बनेगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, उसी का एनलमेंट किया जाएगा, है ना, उसी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। वो सारे मूवमेंट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला तो यहाँ पर टॉपिक डाल दीजिए, पहला ही टॉपिक है, दैट इज ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। पहला सवाल ये होता है कि भाई ग्रोथ मिलिटेंट नेशनलिज्म का क्यों हुआ, है ना, व्हाट वाज द नीड फॉर दैट, है ना, या फिर ये हुआ क्यों। चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। आइए, प्लीज गिव द हेडिंग। देखो मैं आपको ना थोड़ा क्रक्स करके बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लीज गिव द हेडिंग, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। आइए प्लीज मेक दिस, एक चार्ट बना लीजिए, थोड़ा सा उसको आउटलाइन कर लीजिए कैसे हमको इसको डिस्कस करना है, तो आपके दिमाग में थोड़ा बैठ जाएगा। कोशिश करिएगा ऐसा बना ले आप। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला चीज तो यहां पर यह है कि ये ग्रोथ हुआ क्यों, मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों आया, मिलिटेंसी क्यों आ गई, मॉडरेट्स का फेस क्यों खत्म होने लगा। पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिशर्स का जो रियल नेचर था, ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो उससे एक्सपोज हो गए थे। यहां पर भारत के लोगों को समझ में आने लगा था कि हमारी गरीबी का कारण जो है वो अंग्रेज है, हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है इस वक्त उसका बड़ा रीजन अंग्रेज है। ये सब बातें जो है वो लोगों को समझ में आने लग गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो प्लीज राइट, पहला रीजन क्या है कि ट्रू नेचर जो ब्रिटिश का था, है ना, ट्रू नेचर ब्रिटिश का वो एक्सपोज हो गया था। फर्स्ट पॉइंट, ट्रू नेचर ब्रिटिश रूल का जो ट्रू नेचर था वो एक्सपोज हो गया था, है ना। हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बिकॉज ऑफ द अंग्रेज थी, ये भी हमको समझ में आ गया था, है ना। जैसे आप लिख सकते हो इकोनॉमिक सिचुएशन, कोई भी आप इकोनॉमिक सिचुएशन देख लीजिए, आप पॉलिटिकल सिचुएशन देख लीजिए, आप किसी भी सिचुएशन की बात करिए, ठीक है, उसका मेन रीजन वाज, है ना, मेन रीजन जो है वो कौन था, अंग्रेज थे। ठीक है ना, ब्रिटिश ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज एक्सपोज्ड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री वाज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। पहला पॉइंट क्लियर में गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा, देखिए सेकंड क्या हुआ, क्यों हुआ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि अब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, लोगों के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आ गई थी कि यार हमारी भी तो कोई इज्जत है, हमें जब चाहे एकदम हमें एकदम से हमारा ये हम हमारे लिए बुरा भला बोल देते हैं, है ना, इनके वॉइस राय जो चाहे हमें एकदम से कुछ भी कह देंगे, हमारे लिए इतनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं हमको। तो लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लग गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद, है ना। और फिर उसके साथ साथ जो लोग अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं यार चीजें हम भी समझ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आ गई थी, है ना। ये इतनी बुरी तरह जो इनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उड़ गई थी, और लोगों के अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस जो है वो झलकने लग गया था कि हाँ पीपल जो है दे आर अवेयर कि व्हाट इज हैपनिंग विद देम। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर सी देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर सी, एजुकेशन यहां पर स्प्रेड हो चुका था, एजुकेशन यहां पर स्प्रेड हुआ था। ठीक है, और यहां पर अब लोगों को समझ में आ रहा था कि यार ये अपने ही लोगों को पढ़ाते हैं, हमें जो पढ़ा रहे हैं एक तरह से हमें 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 ये वो हमें वो जगह नहीं देते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन जो लोगों को मिला भी तो उससे वो अवेयर हो गए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो लोग जो है वो ज़्यादा एक तरह से उनको एक जागरूकता हुई कि अंग्रेज़ों का जो यहाँ पर सिनारियो है वो सही नहीं है, उनका इंटेंट अच्छा नहीं है। तो एजुकेशन भी एक फैक्टर था, जब लोग पढ़े लिखे हुए, जब अवेयरनेस इंक्रीज हुई तो बेसिकली लोगों को समझ में आया कि भाई ये अंग्रेज़ हमारे लिए नहीं है, हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, हमारे बेहतराई के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। एंड दिस वाज द रीजन फॉर द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ठीक है, फिर इसके बाद लिखिए इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, प्लीज राइट पॉइंट नंबर डी, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्या था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, है ना। आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे अभी हमने देखा था कि भाई जो वॉर्स हो रही थी, इंटरनेशनल वॉर हुई थी, कई जगह क्या हुआ था, ब्रिटिश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार गया, है ना। कहीं जगह देखने को मिला कि अरे ये तो इनको इन यूरोपियन पावर्स को इन्होंने हरा दिया,
ठीक है। तो कई जगह जहां पर सेटबैक था ब्रिटिशर्स के लिए, कई सारे ऐसे कंट्रीज जो अंडर डेवलप थे, जो डेवलपिंग नेशंस है, जहां पर उनको सेटबैक मिला, तो दिस वाज आल्सो अ मैसेज फॉर द इंडियंस कि यार एशियन पावर्स जीत सकती है। जैसे जापान ने उठा के पटक दिया था, तो ये बात जापान से हमको लगा कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमको यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से नेशनलिज्म का राइज यहाँ पर देखने को, मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, अंग्रेजों की जो यहाँ पर रिएक्शनरी, मतलब जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी, है ना, वेस्टर्नाइजेशन को लेकर, उसके अगेंस्ट हमने आवाज उठाई कि यार तो हर चीज का वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, हमारे कल्चर ही को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा एक आवाज, हमारी खुद का एक रिएक्शन देखने को मिला। तो रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। समझ रहे हो बात को? सिंपल सिंपल पॉइंट है दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसा और आपको लगेगा किताब के अंदर लिखा होगा नहीं लिखा है। बस यही बातें हैं कि यार वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, यानी कि इंडियन कल्चर को एकदम से सप्रेस किया जा रहा था, भारत के कल्चर को एकदम इग्नोर कर रहे थे, और हर चीज वेस्टर्न एस्पेक्ट से हो रही थी, वेस्टर्नाइजेशन करने की कोशिश की जा रही थी। एंड दैट इज वाई बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर इस वजह से आपको मिलिटेंट नेशनलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ, अब जो अभी तक मॉडरेट थे, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उससे बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन था, और ये भी एक रीजन था कि क्यों हम एक्सट्रीमिस्ट यहां पर फेस शुरू होता है ना, सीधी बात है। डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड विद विद अचीवमेंट्स ऑफ, विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट के अचीवमेंट से लोग खुश नहीं थे। एंड दैट इज वाई, अगर मॉडरेट्स का काम अच्छा होता तो बट ऑब्वियस सी बात है उन्हें कोई क्यों ही रिमूव करता, बट चूंकि मॉडरेट्स ने आज सच कुछ अचीवमेंट ज्यादा किया नहीं था, दैट इज वाई एक्सट्रीमिस्ट को अपने हाथ में बागडोर जो है वो लेनी पड़ी थी। ठीक है, पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, जी, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, रिएक्शनरी पॉलिसीज, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। कर्जन की यहां पर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जिसके खिलाफ लोग जो है आवाज उठाने लग गए थे, है ना, यानी कि आवाज तो पहले उठ रही थी, लेकिन अब ये चीज हाथ से, मतलब पानी जो है सर से ऊपर जा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आता है, आप देखोगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, प्लीज उसको नोट कर सकते हैं आप, और सारे नाम आएंगे किताब में। ऑफिशियल्स सीक्रेट एक्ट में थोड़ा सा ना इसको यहां लिखता हूं, यस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आवाज उठाई गई। ठीक है, फिर आजकल लिखिएगा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ठीक है, स्लाइड में नाम आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यहां पर आप एक और देख सकते हैं, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट। क्या हुआ था इन सबके साथ एक्ट में, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द क्लाइमेक्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल, प्लीज स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ये भी एक रीजन बनता है कि क्यों राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच प्लीज राइट, राइज ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट का भी यहां राइज हो गया था। ठीक है, राइज ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, इनका क्या मानना था, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट इनका क्या मानना था, अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। एंड अगेन वही सब बातें होंगी कॉमन वाली कि अंग्रेजों का बिलीफ क्या है ना, क्या वो सोचते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। मॉडरेट्स को एकदम बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, और मॉडरेट्स इसको सोचते नहीं, समझते नहीं है। उनको लग रहा है कि अंग्रेज हमारे लिए हैं, है ना, उनकी पॉलिसीज हमें फायदा करेंगी, वो इंग्लिश हमको सिखा रहे हैं, हम बड़ा इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, हमें हमारे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि मॉडरेट्स कह रहे थे, मॉडरेट्स का थिंकिंग यही था कि भैया अंग्रेज भैया आप हमारे ऊपर ऐसा राज क्यों कर रहे हो, जैसे आप ब्रिटेन में बैठ के राज करते हो अपने लोगों के ऊपर, हम वही चाहते हैं कि आप भी हमारे ऊपर वैसे ही राज करो, है ना। तो ये थिंकिंग जो मॉडरेट्स रख रहे थे, अंग्रेज ये मिलिटेंट स्कूल थॉट था, ये उसी के अगेंस्ट था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म है कि क्यों राइज हुआ है, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों होता है। चलिए आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, क्या क्या यहाँ पर रीजंस जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, देखिएगा, आइए अब जरा देखिएगा प्लीज, लेट अस लुक इनटू इट, है ना, एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है, और
जिन जिन चीज़ों को मैं सर्कल करूंगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, पहला, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो रैडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिकल एक्टिविटी इमर्ज्ड इन द 1890s। ठीक है, तो ये जो रैडिकल अप्रोच था, नेशनलिस्ट अप्रोच थी, ये 1890s से कहीं ना कहीं बनने शुरू हो गई थी। और फाइनली आप देखोगे 1905 में एक्सट्रीमिज्म जो है, एक्सट्रीमिस्ट थॉट एकदम यहाँ पर प्रोपोगेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है ना, रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेशनल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि ब्रिटिश का ट्रू नेचर क्या है ना, यहाँ पर समझ में आ गया था। लैक ऑफ कंसेशंस टू इंपॉर्टेंट डिमांड्स। अब ये जो हमारी इंपॉर्टेंट डिमांड होती थी, हम जो बात मेन डिमांड रखते थे हमें वो फुलफिल नहीं करते थे, है ना, उसके इर्द गिर्द हमको पकड़ा देते थे लॉलीपॉप कि ठीक है चलो ये बोल रहे हो इंडियंस का ये मानना है, दूसरा लॉलीपॉप पकड़ा दिया तो वहां थोड़ा शांत कर दिया लोगों को, है ना। तो इस तरह की बातें थी। तो बेसिकली लैक ऑफ कंसेशंस टू इंपॉर्टेंट डिमांड्स हमारी फुलफिल नहीं हो रही थी। डिल्यूजन्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, देन सर्च फॉर मोर इफेक्टिव मोड्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, बिलीव दैट ओनली एन इंडियन गवर्नमेंट कुड लीड टू प्रोग्रेस। अब ये थॉट प्रोसेस यहाँ पर गवर्न हो रहा था कि भाई एक इंडियन गवर्नमेंट ही जो है वो हमारे लिए काम करेगी, हमें आगे प्रोग्रेस करने के लिए काम करेगी। साथ में जो भी हमारी इकोनॉमिक मिजरीज हैं उसका जो मेन रीजन है वो कॉलोनियल रूल है। कॉलोनियल रूल की वजह से ही हमारी ये हालात जो है यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला रीजन हो गया। नेक्स्ट, साथ में देखिए क्या सीवियर फेमाइंस आ रहे थे, बिबोनिक प्लेग हो गया था, ये सब भी यहाँ पर कॉलोनियल रूल का जो 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 इम्पैक्ट था वो हाईलाइट कर रहा था। ठीक है, लार्ज स्केल राइट्स हो रहे थे। ठीक है, अब ये लार्ज स्केल राइट्स हो रहे हैं, इरोजन ऑफ द इंडियन राइट्स, ठीक है, खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट टेकिंग अवे द एग्जिस्टिंग राइट्स, जो राइट्स है भी हमारे पास एग्जिस्टिंग राइट्स, गवर्नमेंट उसको भी ले रही है हमसे। नेशनलिस्ट कीनली अवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्या है, कुल मिला के ऑब्वियसली आपको एक एक लाइन तो नहीं समझना, याद नहीं करना है, बट मोटे मोटे रूप में आप भी समझ लीजिए कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर क्या था, कि अंग्रेजों का जो ट्रू नेचर है, जो रियल उनका चेहरा है, अभी तक जो नकाब में थे वो बेनकाब हो गए हैं। और हमको समझ में आ रहा है कि भाई व्हाट इज द रीजन, कि यार ये लोग जो है ना, ये लोग हमें जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें इकोनॉमिक हमारे राइट्स छीन लिए, और जो इकोनॉमिक मिजरी है वो इन्हीं की वजह से हो रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रीजन था। ठीक है, अब इन्होंने और भी जहाँ किताब में उदाहरण दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 1892 की बात करेंगे तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 था, है ना, वो क्रिटिसाइज बाय नेशनलिस्ट फॉर इट्स फेलियर टू सेटिस्फाई देम। जो हमारी डिमांड्स थी 1892 की वो फुलफिल नहीं हुई थी। सिमिलरली आप देखिए 1897 में नाटू ब्रदर्स को डिपोर्ट कर दिया गया था बिना ट्रायल किए। तो ये क्या है, आप बिना ट्रायल किए कैसे डिपोर्ट कर रहे हो, है ना। साथ में देखिए जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनको आपने सेडिशन के चार्जेस लगा दिए उनके ऊपर कि भैया ये तो देशद्रोह कर रहे हैं, है ना, सेडिशन का चार्ज लगा दिया। वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपने कह दिया कि तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1898 में देखिए रिप्रेसिव लॉज लेके आ गए। अब जैसे आईपीसी के अंदर आप सेक्शन 124 को आपने और एम्पलीफाई कर दिया। 124 आईपीसी जो कि सेडिशन की बात कर रहा था, आपने उसको और एम्पलीफाई कर दिया, आपने उसको और स्ट्रिक्ट बना दिया। ठीक है, साथ में 1899 में रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द कैलकाटा कॉर्पोरेशन। तो जो कैलकाटा कॉर्पोरेशन था, है ना, जो आपको कैलकाटा कॉर्पोरेशन मिलेगा, और जो संस्थान थी बेसिकली, उसके अंदर इंडिया के मेंबर्स के नंबर्स आपने कम कर दिए। कुल मिला के आप हमें यहाँ पर जो हमें यहाँ पर राइट्स मिलने चाहिए थे वो सब आपने दिए नहीं। आपने हमको वो मेजर डिमांड जो हमारी होती थी वो फुलफिल नहीं करी, है ना। आप इधर उधर हमको गलत इश्यूज में फंसाए रहे, है ना। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ले आया आप, जो मैं आपको भी बता रहा था, वही सब बातें लिखी। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आ गया, इससे क्या हुआ, हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो खत्म हो गया, कर्व कर दिया आपने, है ना। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया, अब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट से क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटीज था उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपना इंक्रीज कर लिया। तो कौन पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब चीजें सरकार यहाँ डिसाइड करने लग गई। सो ऑल दीज थिंग्स 1904 में हुआ। ठीक है, नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव सोशली एंड कल्चरली। अभी सब ठीक है, मतलब ठीक है, हम समझ गए थे। सप्रेशन ऑफ एजुकेशन हमारा सप्रेस कर रहे हो आप, पर्टिकुलरली मास एंड टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं अंग्रेज। तो हमें ये सब बातें ना समझ में आने लग गई थी। क्लियर है, यही सब बातें देखो अब यहाँ पर लिखी है दोस्तों। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, लोगों के अंदर फेथ आ गया कि हाँ ठीक है। कैसे फेथ आया, देखिए क्या चीज लिखा है कि भाई लोगों के अंदर सेल्फ एफर्ट कि हाँ हम खुद कर सकते हैं, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक, औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, है ना, ये सब लोग अब सेल्फ एफर्ट्स की बात कर रहे थे कि भाई आप लोग जो है सेल्फ एफर्ट करिए, आप लोग खुद लड़ने के लिए आगे बढ़िए, राइट। तो लोगों के ऊपर विश्वास जताया गया, जो मॉडरेट्स नहीं कर रहे थे। मॉडरेट्स कहीं ना कहीं मासेस को इग्नोर कर रहे थे, मासेस की पावर को वो लोग नहीं समझ रहे थे, राइट। तो मासेस वेर सीन बेसिकली एज द केपेबल ऑफ मेकिंग इमेंस सैक्रिफाइसेस, कि मासेस जो है वो सैक्रिफाइस यहाँ पर कर सकते हैं। ये बिलीव यहाँ पर आया मासेस के अंदर कि मासेस जो है ना ये कुछ भी तख्ता पलट कर सकते हैं, इन पे विश्वास करने की जरूरत है।
ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर आई। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसमें क्या था, राइट। तो एजुकेशन स्प्रेड हुआ, उससे अवेयरनेस बढ़ी, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव सीन, तो नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट, राइट। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया कि जैसे जापान वगैरह थे, तो जापान वगैरह का यहाँ पर जो जो प्रोग्रेस था कि भाई उन्होंने यहाँ पर जो एकदम पटकनी दे दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इटालियन आर्मी जो है वो इथोपिया से हार गया था, ब्रिटिश जो है वो काफ़ी यहाँ पर उसको एक तरह से शॉक झेलने पड़े थे इन दिस बोयर वॉर्स। तो ये जो इंसिडेंट्स हो रहे थे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उसने ये हमको इंडियंस को रियलाइजेशन किया एक कि यार अगर एशियन पावर्स जापान जैसे लोग पटकनी दे सकते हैं, है ना। जापान का जो एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ था आफ्टर 1868 शोकेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, कि बिना एक्सटर्नल हेल्प के भी जापान ग्रो कर सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये इन्फ्लुएंस जो है भारत के लोगों में आया, ठीक है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। साथ में देखिए मैंने आपको बताया ना जापान ने पटकनी दे दी थी, तो जापान ने देखिए रशिया को पटकनी दे दी, जापान विक्ट्री ओवर रशिया। इससे क्या हुआ कि भाई जो मिथ था अभी तक कि यूरोपियंस आर अनबीटेबल, यूरोपियंस आर सुपीरियर, हमसे सुपीरियर हैं, तो ये मिथ एकदम यहाँ पर बर्स्ट हो गई, है ना, ये मिथ खत्म हो गई। तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से इंस्पिरेशन फ्रॉम नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, राइट। अब जैसे आयरलैंड में, रशिया में, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया, चाइना, यहाँ पर जो भी आपके नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे थे, उससे भी हम यहाँ पर एक वो सीख ले रहे थे कि यार हम भी करेंगे इस तरह का मूवमेंट, हमको भी आज़ादी चाहिए, राइट। इस तरह की चीजें हैं। तो इंडिया को रियलाइज हुआ कि भाई यूनाइटेड होना कितना इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड पीपल अगर हो गए हम लोग, है ना, इंडियन रियलाइज द पावर ऑफ अ यूनाइटेड पीपल विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस अगेंस्ट द माइटी एम्पायर। तो अगर हम माइटी एम्पायर के खिलाफ यूनाइट हो जाएं, तो हम इस माइटी एम्पायर को यानी अंग्रेजों को हम उठा के हटा सकते हैं, देश से फेंक सकते हैं, राइट। रिएक्शन अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन, तो मैंने आपको इसका ही बताया कि भाई यहाँ पर ये फीलिंग आ गई थी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से वेस्टर्नाइजेशन जो है कंट्री के अंदर यहाँ पर हो रहा है ना। ये जो मिथ थी कि भाई वेस्टर्न जो कल्चर है वो बहुत सुपीरियर है, ये जो सिखाया जा रहा था हमको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पे कि देखिए हमारा कल्चर जो है इंफीरियर है, वेस्टर्न कल्चर बेटर है ना, ये सब चीज़ें गलत है। ये हमको समझ में आया कि नहीं यार अंग्रेज जी गलत कर रहे थे, हमको बोल रहे थे कि तुम ये भाषा बोलो, तुम ऐसे ऐसे करो ना। दे बेसिकली वांटेड पीपल अंग्रेज जो थे वो वांटेड पीपल जो दे ब्लड में तो यूरोपियन नहीं हो सकते, दे शुड वॉक इन इंग्लिश, दे शुड टॉक इन इंग्लिश, दे शुड ईट इन इंग्लिश, दे शुड वॉक इन इंग्लिश, दे शुड ब्रीद इन इंग्लिश। वो चाहते थे कि हर तरह भारत या यूरोपियंस इंडियन जैसे, मतलब जो इंडियंस है वो यूरोपियन जैसे हो जाएं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मिथ था ना, ये मिथ एक्सप्लोड हो गया कि भाई वेस्टर्न नेचर, वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है। ये बात यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। दयानंद पॉलिटिकल मैसेज इंडिया फॉर द इंडियंस, ठीक है, ये बात यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने बोली थी कि इंडिया इज फॉर द इंडियंस। ये बात ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है लाइन, कभी ऐसे पूछ सकता है, इस लाइन को कोट करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंस्पिरेशंस वाज इंडियन थिंकर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑल दीज वेर द थिंकर्स। हमने देखा है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में किस प्रकार से ये आवाजें उठा रहे थे और ये बता रहे थे कि नहीं हमारा वेस्टर्नाइजेशन, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन सुपीरियर है, हमारा अपना कल्चर भी सुपीरियर है, लेकिन जो इविल्स हैं हमारे कल्चर के अंदर हमें बस वही एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं है कि अपने कल्चर को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो टू मच ऑफ वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा था हमारे साथ, उसको यहाँ पर रोकने की बात करी, उसकी वजह से एक मिलिटेंट नेशनलिज्म देखने को मिलता है। दूसरा, डिससैटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, तो इसमें कुछ भी समझने वाले बात नहीं है। सीधी बात यह है कि यहाँ पर इनके मेथड्स को क्या बोला गया था, ये जो मेथड था प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, इसको बोला गया कि भाई ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, इट्स अ पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, है ना। यानी कि जो कांग्रेस के अंदर यंग ब्लड था, वो कह रहा था कि जो मॉडरेट्स के अचीवमेंट है ना वो बेकार है, वो बिल्कुल बेकार कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, है ना। ये सब क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन करेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों करोगे पीसफुल प्रोटेस्ट, जब वो लोग हमारे साथ पीसफुल नहीं है, जब वो लोग हमारे खिलाफ इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं, हमारे खिलाफ इतना ज्यादा हमें इतना सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं, तो हम कैसे उनके लिए इतना पीसफुल रह सकते हैं, ठीक है। तो उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यहाँ पर बोला गया इनके मेथड्स को, राइट। कर्जन की मैंने आपको रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में बताया, ठीक है। अब जैसे उसके टाइम पे आप देखिए क्या हुआ, कर्जन की बहुत सारे ऐसे मिशंस थे, बहुत सारे उसके ऐसे यहाँ पर काम थे जो कि बेसिकली क्या, उसने बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स वो पास करता था, ठीक है, अबाउट द इंडियन कैरेक्टर, लाइक। तो जैसे क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हम मेजर्स की बात करेंगे तो मैंने आपको चार्ट में लिखवाया भी था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडिया यूनिवर्सिटीज एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से क्या हुआ, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था वो कर्ब हो गया, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कर्ब हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्ब हो गया, राइट। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट क्या हो गया, यूनिवर्सिटीज के ऊपर कंट्रोल जो है वो यहाँ पर अंग्रेजों का बढ़ गया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी हम लोग देखेंगे, इंडिकेटेड रिएक्शनरी नेचर। तो ऑब्वियसली बात है ये कितना रिएक्शनरी नेचर था, यहाँ पर रिएक्शनरी पॉलिसीज है कर्जन की कि कैसे उसने यहाँ पर किस प्रकार से एक्टिविटीज करी, और यही रिएक्शनरी पॉलिसीज जो है वो हमारे लोगों के अंदर मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है वो लेके आता है और एक्सट्रीमिज्म का राइज होना शुरू होता है, ठीक है। तो अब बात आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट, हाँ ये भी बताया मैंने कि भाई मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो भी राइज हो रहा था। तो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट का क्या उनका एजेंडा था, क्या वो उनके मेन टीनेंट्स थे, क्या वो सोचते थे, जो मिलिटेंट स्कूल
कराइज हो रहा था ना, उनकी थिंकिंग क्या थी। सेम चीजें अगेन देखो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। सेम चीजें क्या कि भैया जो फॉरेन रूल है उसको हेट करो, क्योंकि फॉरेन रूल जरा भी इंडिया के लिए नहीं है ना। हेटेड फॉर द फॉरेन रूल होना चाहिए, और वो नीड फॉर इंडियंस टू वर्क टुवर्ड्स देयर ओन सैल्वेशन, इसके लिए हम लोग काम करें। ये बोला गया कि भाई आप ये फॉरेन रूल को ना खत्म करिए, नहीं चाहिए, हेट दैट फॉरेन रूल, ठीक है। फिर स्वराज की बात करी गई, आप सेल्फ रूल की बात करिए, आप खुद को रूल करिए, ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, दैट यू शुड रूल फॉर योरसेल्फ, यू शुड रूल फॉर योरसेल्फ, ये होना चाहिए। साथ में यहां पर बोला कि हमको यहां पर डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन करना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि हम घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं अंग्रेजों से कि साहब देख लीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं आप देख लीजिए, टेक योर टाइम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। नो, वी हैव टू टेक अ डायरेक्ट एक्शन। हमें डायरेक्ट अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, हमें खुल के बोलना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो हमारे साथ। अभी हम थोड़ा शराफत में रहते थे मॉडरेट्स के सामने, मॉडरेट थोड़ा शराफत में होते थे कि ठीक है साहब, मतलब वो गाली भी दे रहे हैं तो जी जनाब से दे रहे हैं कि जनाब आप बहुत ज्यादा हमारे साथ गुस्ताखी कर रहे हैं, जनाब आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, है ना, जनाब ये गलती है, आप जनाब करे क्यों बोल रहे हो, है ना, भाई उठाओ शुरू कर दो लाठी वाठी बजाना। तो बेसिकली उनका यही था कि एडवोकेसी फॉर डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। तो बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, आप मासेस के अंदर बिलीव करिए, वही बातें आ रही हैं जो आपका एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, है ना, तो वही उनका थॉट था। एम्फेसिस ऑन पर्सनल सैक्रिफाइसेस, अब लोगों को यहाँ पर पर्सनल कुर्बानियां देनी पड़ेगी, यू हैव टू बी रेडी फॉर बिकमिंग अ ट्रू नेशनलिस्ट, राइट। तो ये सब यहाँ पर जो है मेन टीनेट्स था, बेसिक टीनेट्स थे जो आपके मिलिटेंट नेशनलिस्ट के थे। वो ऐसी बातें सोच रहे थे कि फॉरेन रूल के खिलाफ आवाज उठाई जाए, वो कह रहे थे कि भाई सेल्फ रूल यहाँ पर होना चाहिए, वो कह रहे थे कि मासेस पे बिलीव रखी, इस तरह की बातें जो है यहाँ पर ये लोग कर रहे थे, ठीक है। इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप, अब ये एक पॉइंट है जो मैंने उसमें लिखा था कि एक यहाँ पर देखने को मिलता है कि ट्रेंड लीडरशिप निकल के आती है। लीडरशिप कांग्रेस के अंदर बड़ी ट्रेंड होती है, यानी कि मासेस को करना क्या है अब ये उनको पता था, मासेस को बता सकते थे कि भाई मासेस को करना क्या है, राइट। आप देखो ट्रेंड लीडरशिप प्रोवाइडेड प्रॉपर चैनलाइजेशन हुआ मासेस का, क्योंकि देखो मासेस है, मासेस को कुछ तो पता नहीं है। तो मॉडरेट्स के टाइम पे मॉडरेट्स एक तो मासेस को विश्वास ही नहीं रखता था, और गलती उनकी ये भी थी कि वो मासेस को ट्रेन भी नहीं कर रहे थे। अरे उनको, अगर तुम्हें लगता है कि उनको नहीं पता है भी, अगर आपको पता है कि, अगर आपको लग रहा है, फील हो रहा है, मासेस मॉडरेट्स को फील होता था कि भाई मासेस को ना तरीके नहीं पता, अभी मासेस कुछ रेडी नहीं है, तो उनको रेडी करो। आप तो उनको इग्नोर कर रहे थे, दिस वाज द क्रिटिसिज्म जो यहां पर दिया जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब एक्सट्रीमिस्ट आए तो एक्सट्रीमिस्ट के पास ना एक तरीके से एक लीडरशिप थी, और वो मासेस को अपने ट्रेन कर रहे थे, प्रॉपर उनको चैनलाइज कर रहे थे, उनके पोटेंशियल पर उनसे काम करवा रहे थे, ठीक है। लीडरशिप रिकॉग्नाइज रेडीनेस फॉर मासेस टू एक्सप्रेस देयर एनर्जी, और अब वो मासेस को तैयार कर रहे थे कि वो अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करें। और इन मासेस को सही टाइम मिलता है कब? बंगाल पार्टीशन में, है ना। बंगाल पार्टीशन में अब ये पूरा मासेस तैयार हो रहे हैं, और जब बंगाल पार्टीशन अनाउंस होगा तो उसके बाद से, जब बंगाल पार्टीशन हो जाएगा तो उसके बाद से आप देखोगे कि ये मासेस ही हैं जो यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे और वो आवाज उठाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके बिना होना ही था, अगर मान लो मासेस उस वक्त भी नहीं होते तो फिर कुछ ही लोग होते जो आवाज उठा रहे होते अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब तक ये पूरा देश अरोज नहीं होगा तब तक अंग्रेजों को समझ में नहीं आता। यही थॉट प्रोसेस था कि यहाँ पर मासेस को अरोज किया जाता। मासेस फाउंड release of their energy कब? During the partition of Bengal. तो मूवमेंट took form of स्वदेश एजिटेशन, और यही मूवमेंट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो आगे चल के स्वदेशी एजिटेशन बन जाएगा, यानी कि एजिटेशन फॉर स्वदेश। हम खुद के देश के लिए यहाँ पर एजिटेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है, हम अपने लिए एजिटेशन करेंगे। क्लियर है? तो हमारा ये पहला टॉपिक था जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे हमने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट ना, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट को यहाँ पर चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए अब जब हम स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों, लेट मी bring that slide back. Just a minute. All right. आई होप आपको पहला पोर्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको ना पहले ब्रीफ करूंगा, और ब्रीफ के बाद पहले हम लोग एक एक लाइन हेडिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो प्लीज गिव द हेडिंग स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी and boycott movement। चलिए पहले ना एक काम करते हैं, हम लोग पूरा एक बार आउटलाइन ले लेते हैं कि कैसे हमको इसको पार्ट को पढ़ना है, क्योंकि बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा है नहीं। स्वदेशी एंड बायकॉट, जरा देखिएगा इस पोर्शन को दोस्तों हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट को, ये जो पार्ट है अब आ रहा है स्वदेशी एंड बायकॉट को, हम लोग 3 पोर्शन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पहला फर्स्ट, अब स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट है, ठीक है। तो स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट आएंगे इस फेज में, एक्सट्रीमिस्ट, उनका यहां पर क्या एजेंडा रहेगा, हम उनके एजेंडा को डिस्कस करेंगे। नंबर 2, हम लोग देखेंगे कि इन एक्सट्रीमिस्ट का, ये जो एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं जिनका एजेंडा जो क्लियर हो जाएगा, तो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल क्या है, कैसे वो यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं,
व्हाट इज द वे ऑफ स्ट्रगल, हम ये डिस्कस करेंगे। एंड देन पॉइंट नंबर सी, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ कांग्रेस। हम लोग कांग्रेस की हालातों को, कांग्रेस के पोजीशन को इस वक्त समझेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार से अब आगे बढ़ना यहाँ पर चाहती है। ठीक है, तो हम ये 3 पोर्शन में कवर करना चाहते हैं। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा, जरा देखिएगा कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये आया क्यों स्वदेशी मूवमेंट। देखिए तो इसको समझिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मूवमेंट अगेंस्ट मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। जरा देखिए यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि जब ये मूवमेंट आता है, आगे बढ़ता है, यानी कौन सा, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये मूवमेंट जब आगे बढ़ता है तो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप कैसे यहां पर काम करती है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप यहां पर किस प्रकार से काम करती है, क्लियर है। अच्छा एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट, मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा इसको, एक मिनट प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसको गलत लिख दिया है। वेरी सॉरी गाइस, वेरी सॉरी फॉर दिस। चलिए क्या पढ़ना था हमको, हमें स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट पढ़ना है। तो पहला मूवमेंट क्या होगा, पहला पार्ट क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। फर्स्ट विल बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल ही आगे चल के ये स्वदेशी मूवमेंट एजिटेशन में कन्वर्ट कर जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके खिलाफ क्या हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। प्लीज नोट, इसके खिलाफ क्या होगा, एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम वो समझेंगे यहाँ पर, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो जाएगा। प्लीज नोट, एंटी पार्टीशन कैंपेन, एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। और ये एंटी पार्टीशन कैंपेन अभी हम जो देख रहे हैं ना, ये अंडर मॉडरेट्स देखेंगे पहले हम लोग, अंडर मॉडरेट्स, यानी कि जब मॉडरेट्स हैं लाइक 1903 से लेकर 1905 इस फेज में, और फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ कांग्रेस यहां पर क्या थी, पोजीशन ऑफ कांग्रेस यहां पर क्या थी। ठीक है, पोजीशन ऑफ कांग्रेस यहां पर क्या थी। चलिए अब पहले हम लोग यहां पर पार्टीशन ऑफ बंगाल को समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि भाई जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात होने जा रही है तो मूवमेंट शुरुआत होगी एक्सट्रीमिस्ट के अंदर, राइट। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, तो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट का मूवमेंट शुरू हो गया। जरा समझते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें। पहले तीन फेज हो गए। अगेन द सेम थिंग, यहाँ लिख लीजिएगा पहला पॉइंट कि भैया ये इनका एजेंडा क्या था, एक्सट्रीमिस्ट का यहाँ पर क्या एजेंडा था, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका एजेंडा समझेंगे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा क्या था। पॉइंट नंबर बी कि भाई एक्सट्रीमिस्ट का फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल क्या है, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, कैसे एक्सट्रीमिस्ट यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम वो समझेंगे। एंड देन उसके बाद पॉइंट नंबर सी, प्लीज नोट करिएगा, पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन किस प्रकार से हुआ, पीपल पार्टिसिपेशन हम लोग यहां पर देखेंगे। अब जरा एक बार में ना इसको समझ लीजिए क्या यहां पर चल रहा है। देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट को। चलिए देखिए, मूवमेंट जब स्टार्ट होता है एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है, सरकार क्या करती है, सरकार सोचती है कि एक जो बंगाल के अंदर से जो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसिया राइज हो रहा है ना, बंगाल के अंदर से जो इतनी आइडियाज पनप रहे हैं, बंगाल के अंदर से रिवॉल्यूशन हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, उसको पहले सप्रेस करना है। पहला काम अंग्रेजों का यही है, क्योंकि इस वक्त बंगाल में ही चिंगारी लगी हुई है और लोगों को पता था कि यार यहाँ पर जो इंटेलिजेंट पीपल है ये कभी भी कुछ ब्लास्ट कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों का पहला एजेंडा ये था कि जो बंगाल के अंदर चीजें राइज हो रही है इनको सप्रेस किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। और उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने का दो जो रीजन दिए ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि देखिए साहब ऐसा है, बंगाल बहुत बड़ा एरिया हो रहा है टू एडमिनिस्टर, इसलिए हम एक काम करते हैं बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो रियल रीजन था बंगाल को डिवाइड करने का वो यही था कि भाई बंगाल के अंदर चिंगारी बहुत पनप रही थी, बंगाल के अंदर एक स्ट्रांग यूनिटी फॉर्म हो रही थी। अगर उस यूनिटी को नहीं तोड़ा जाता, बंगाल में वो बीज डाले गए कि तुम बंगाल को डिवाइड ऐसे किया गया कि लोगों के अंदर टूट हो जाए। ऐसा नहीं कर दिया कि पार्टीशन कर दिया गया, यहां तक तुम्हारा बंगाल, यहां तक तुम्हारा बंगाल, खाली वो नहीं, बंगाल को दो बेसिस पे पार्टीशन किया गया था, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल आप देखोगे तो दो तरीके से यहां पर हुआ था। इफ यू सी दिस, तो वो दो तरीके कौन से थे, एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये दो बेसिस थे जब बंगाल को इन पे डिवाइड किया गया। रिलीजन के बेसिस पे कहा गया, जो ईस्ट वाला बंगाल वाला पोर्शन था, जो असम के अंदर असम था और ईस्ट बंगाल है, वो कहा गया कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, ठीक है। और जो यहाँ पर वेस्ट वाला बंगाल जो आज आप देखते हो इधर वाला है, वहां पर आप देखोगे मतलब इवन इंक्लूडेड बिहार उड़ीसा, उसको भी इंक्लूड करता था, ठीक है। तो वहां पर बोला गया कि हिंदू डोमिनेटेड है। लेकिन आप देखोगे अल्टीमेटली कि मतलब देयर वाज ये जो आइडिया है, ये कहीं ना कहीं ऐसे बीज डाल दिए गए कि लोग वहां अलग हो गए। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। सिमिलरली लैंग्वेज की बात करें, एक तरफ बोला गया कि जो उधर भाषा बोली जाएगी या इधर बोली जाएगी। अब जैसे वेस्टर्न बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि बंगाली बोली जाएगी,
लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि पॉपुलेशन जो यहाँ पर थी वो बंगाली सी कम हो गई। तो बंगाली भाषा को आपने बंगाली का बेसिस बना के आपने डिवाइड तो किया, लेकिन आपने बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो अब इधर आ रही थी वेस्ट बंगाल की तरफ वो हिंदी बोल रही थी। तो बंगाली आपने लैंग्वेज के बेसिस पे किया, तो आपने बंगाली को कहा कि भाई इधर बंगाली बोली जाती है इसलिए अलग है, लेकिन ये बंगाली भी माइनॉरिटी में थी, ये लैंग्वेज भी आपकी माइनॉरिटी में थी, ठीक है, और रिलीजन के बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो यहाँ पर रीजन दिया गया कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल के रीजन जो दिया गया वो कहा गया कि यार ऐसा है कि ये टू बिग टू एडमिनिस्टर है एरिया, टू बिग टू एडमिनिस्टर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन करना इसका बड़ा मुश्किल काम पड़ रहा है, इसलिए हमें ना इसको बंटवारा करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो बट ऑब्वियस सी बात है इसको लेकर काफी ह्यू एंड क्राई मचा, और अगेन अगेन जब ह्यू एंड क्राई मचेगा तो इसके खिलाफ जाहिर सी बात है एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट होते हैं, और एंटी पार्टीशन कैंपेन में बहुत सारे यहाँ पर स्टेप्स लिए गए, तभी हम डिस्कस करेंगे, और वहीं से स्वदेशी वाली भावना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अब समझते हैं कि इनका क्या एजेंडा था, किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर अपना कार्यकाल जो है वो कर रहे थे। ठीक है, जरा देखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा है, प्लीज सी दिस। स्वदेशी मूवमेंट अब कहाँ शुरू होगा? बंगाल में। वाई? बिकॉज ऑफ दिस बंगाल, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। पहले समझ लेते हैं क्या मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा कि स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आपका चल रहा है, ठीक है, ये आवाज यहां पर उठा दी गई है, ठीक है, एंड यू विल फाइंड बंगाल के अंदर चल रहा है ये, ठीक है, बंगाल के अंदर चल रहा है ये। तो हम समझेंगे, हम समझ रहे हैं कि भाई 1903 से लेकर 1905 के बीच में ये मूवमेंट इधर जो बंगाल में है वो मॉडरेट्स के हाथ में था, अभी हमने देखा वो मॉडरेट्स के हाथ में है। लेकिन इसके बाद 1905 ऑनवर्ड्स आप देखोगे, 1905 ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो ये बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? ये बागडोर चली जाती है एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में, ये बागडोर एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में आ जाती है। बट सवाल ये होता है वाई ये एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में बागडोर आई क्यों, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगेन इसका भी सिंपल आंसर है, क्यों आई? सीधी बात, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? मॉडरेट्स फेल हो गए थे। मॉडरेट जो चल रहा था अभी, ये मॉडरेट्स फेल हो गए थे अपने अपने अटेम्प्ट में, अपनी कोशिशों में। तो मॉडरेट्स हैड फेल्ड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मॉडरेट्स फेल हो गए थे। दैट इज वाई जो है एक्सट्रीमिस्ट ने बागडोर संभाल ली थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो यहाँ पर दो गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी बंगाल के पार्टीशन के बाद, एक वेस्ट बंगाल की और ईस्ट बंगाल की, उनकी जो जो दोनों गवर्नमेंट की टैक्टिक्स बनाई गई ना, वो ये कि इनको डिवाइड करो। तो जो डिवाइसिव टैक्टिक्स थी दोनों बोथ द गवर्नमेंट्स की, वो यहाँ पर नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उनके अंदर एक खटास पैदा कर गई, है ना। तो प्लीज राइट डिवाइसिव टैक्टिक्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। क्या किया इसने क्या किया? जो नेशनलिस्ट थे उनके दिलों में खटास पैदा कर दी कि अरे यार ऐसी बातें कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो लोगों के अंदर आया कि भाई ये सब क्या फायदा हमारा, हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब कुछ करते थे मॉडरेट्स, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो डिवाइसिव जो टैक्टिक्स थी बोथ द गवर्नमेंट पॉलिसी, बोथ द गवर्नमेंट्स की, वो बड़ा यहां पर क्या कर गई, नेशनलिस्ट को क्या कर गई, एम्बेटेड कर गई, एम्बेटेड द नेशनलिस्ट। एम्बेटेड का मतलब ही होता है खट्टास, उनके दिलों में ना खट्टास आ गई, एम्बेटेड नेशनलिस्ट, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर सी प्लीज राइट, पॉइंट नंबर सी, सप्रेसिव मेजर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बड़े यहां पर सप्रेसिव मेजर्स आना शुरू होते हैं, सप्रेसिव मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट के बड़े यहां पर सप्रेसिव मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहां पर समझते हैं। अब आइए बात करते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट का यहां पर क्या एजेंडा था, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं, ये तो हमने खाली देख लिया, एक माहौल बनाया, एक इंट्रोडक्शन है ये कि भाई कैसे स्वदेशी मूवमेंट के बाद ये कहानी यहां पर चलने वाली है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट का अगर आप एजेंडा देखोगे, तो इनका एजेंडा क्या था, प्लीज सी, देखिएगा। एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा, पहला पॉइंट, एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा क्या था इनका? एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा देखिएगा, देखिए इनका एजेंडा क्या था, सीधी सीधी बात है, पैसिव रेजिस्टेंस। एक लाइन में लिख लीजिए, बस ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट वाज देयर वे? पैसिव रेजिस्टेंस। मतलब हमको इस प्रकार से रेजिस्ट करना है कि जो करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर ही ना पाए, ठीक है। तो व्हाट वाज द पैसिव रेजिस्टेंस? क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है in current situation एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक। इन करंट सिचुएशन
एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाए, ये आपका पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, स्कूलों को आप बाइकआउट करिए, है ना, जैसे बाइकआउट द गवर्नमेंट स्कूल्स, बाइकआउट द गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। तो क्या बोला गया कि बाइकआउट करिए, बाइकआउट करिए, बाइकआउट गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, इनको बाइकआउट करने को बोला गया। सिमिलरली क्या कहा गया, बाइकआउट करिए किसको, बाइकआउट करिए गवर्नमेंट सर्विसेज को, गवर्नमेंट सर्विसेज को, कोर्ट्स को, कोर्ट्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, है ना, इन सबको यहां बाइकआउट करिए एटसेट्रा। लेकिन आप देखोगे कि बाद में यही एक्सट्रीमिस्ट का भी क्रिटिसिज्म होगा कि इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो। ये वही सब बातें हैं जो आगे चलिए गांधी जी बोलेंगे, यही सब बातें हैं जो आगे चले गांधी जी बोलेंगे। लेकिन गांधी जी और यहाँ पर फर्क क्या था कि इनकी जो यहाँ पर थ्योरी थी वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई। बोला तो, बट द इंप्लीमेंटेशन वाज नॉट देयर टू एन एक्सटेंट। जैसे यहाँ पर आपको आपने बोला कि बाइकआउट करो स्कूल्स, गांव, कॉलेजेस का, तो नहीं हुआ ढंग से बाइकआउट। ठीक है, आपने बोला पैसिव रेजिस्टेंस, तो नहीं हुआ ढंग से पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये एजेंडा था कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्या कर दें, इम्पॉसिबल यहाँ पर कर दें। तो ये तो हो गया इनका एजेंडा। देन बात आता है इनका यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल क्या थे, इनके फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल क्या था, इनका फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल क्या था, कैसे यहां पर ये स्ट्रगल करने की बात कर रहे थे। आइए देखते हैं। पहला देखिएगा बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। अभी सब बातें ना, जैसे मैं आपको बता देता हूं व्हाट आर थिंग्स, लिख लीजिए, आप लोग लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब ये इनका देखो तरीका है किसका, एक्सट्रीमिस्ट्स का, क्या फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करिए। फिर उन्होंने क्या बोला, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इन्होंने बोला क्या पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस, ये भी एक तरीका है, पब्लिक मीटिंग्स करिए, पब्लिक मीटिंग्स करिए। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स करिए, आप प्रोसेशंस करिए। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, पब्लिक मीटिंग्स प्रोसेशन से क्या होगा, लोगों को, मासेस को मोबिलाइज कर सकते हैं हम, मीटिंग्स करके बताएं उनको कि भाई हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, हम क्या सोच रहे हैं, लीडर्स क्या सोच रहे हैं। तो आप पब्लिक मीटिंग्स करिए, आप चर्चा करिए, डिस्कशंस करिए, तो पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस करिए। इससे क्या होगा, हेल्प मोबिलाइज मासेस, हेल्प मोबिलाइज्ड, हेल्प टू मोबिलाइज मासेस, मासेस इससे मोबिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज करी गई। फिर उसके बाद थर्ड वाला, देन देखिएगा क्या है यहाँ पर, कॉप्स वॉलंटियर समितिज। अब यहां पर कुछ वॉलंटियर समितिज बनाई गई, वॉलंटियर समितिज यहां पर फॉर्म करी गई, है ना, वॉलंटियर समितिज यहां पर फॉर्म करी गई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करेंगे यहां पर वॉलंटियर समितिज, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग खुद क्या कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं आगे आके, जो लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, है ना। तो कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर समितिज, यानी कि कुछ एक यहाँ पर ग्रुप्स बने वॉलंटियर समितिज की, या हम कह सकते हैं ग्रुप, कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर समितिज फॉर्म करते हैं जो कि पब्लिक कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर रहे थे, है ना, जो कि पब्लिक को कॉन्शियस करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्विनी कुमार दत्त की यहाँ पर एक समिति बनी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था स्वदेश बंधक समिति। ठीक है, ऐसी आप देखोगे वीओ चिदम्बरम पिल्लई की यहाँ पर एक कमेटी, एक यहाँ पर समिति बनी जिसका नाम था स्वदेशी संगम कमेटी। इसको लिख लीजिए आप, ये भी देखिएगा। यहां पर क्या हो गया, वॉलंटियर समितिज बनाई गई, यानी कि वही अपने आप से क्या हो रहा है, ये लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस राइज करने की बात है कि लोगों के अंदर ना कॉन्शियसनेस बढ़ाई जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, वॉलंटियर अपनी समितिज, यहां पर वॉलंटियर जो लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं समितिज फॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहां पर आप कोट कर सकते हैं, यू कैन कोट द एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा अभी स्वदेश बंधब कमेटी समिति, स्वदेश बंधब समिति। ठीक है, ठीक है, ये किसकी है, ये किसकी है, अश्विनी कुमार दत्त की, अश्विनी कुमार दत्त। ऐसी यहां पर एक और है, क्या नाम है उसका, स्वदेशी संगम। ये किसकी है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई की, वीओ चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स। अब यह भी एक तरीका था जिसके थ्रू यहां पर एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, अपना कामकाज आगे बढ़ाया, है ना। जैसे कि पॉपुलर फेस्टिवल्स कौन से, अगर हम देखेंगे तो तिलक जी के फेस्टिवल थे, गणपति फेस्टिवल्स, शिवाजी फेस्टिवल। तो ये सारे फेस्टिवल्स लोगों को, मासेस को अरोज करने के लिए थे, है ना। यहाँ पर अब ये आप इन, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे, अगर हम यहाँ पर गाना, जैसे हम देखेंगे गाना अगर बच जाए, आप अटारी बॉर्डर पर जाइए, इफ यू हैपन टू गो टू द अटारी बॉर्डर, कभी नहीं गए हो तो जरूर जाइएगा। आप अटारी बॉर्डर पर गए और वहां पर जब कभी जाओगे ना, तो आप वहां पर फीलिंग देखना, यू विल हैव अ डिफरेंट फीलिंग। वहां गाना बजेगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का क्या कहना, ये देश है इंडिया। तो यू विल हैव अ डिफरेंट फीलिंग।
आपको लगेगा ये मेरा देश है, उस साइड जो लोग बैठे हैं वो सरकार मेरी नहीं है, वो जमीन मेरी नहीं है, यू विल हैव दैट फीलिंग। आप ये सब छोड़ दो, आप क्रिकेट मैच देखने जाइए, आप क्रिकेट मैच में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और आप उस मैच में आप स्टेडियम में हो, यू विल हैव द फीलिंग। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो सॉन्ग्स के थ्रू, वो फेस्टिवल्स के थ्रू अब यहाँ पर लोगों को अवेकिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर तिलक जी के ऐसे फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए गए थे, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, जैसे कि आप देखिएगा, जैसे आप देखेंगे तिलक जी के गणपति फेस्टिवल्स, गणपति फेस्टिवल्स, ठीक है, लोगों को अरोज किया गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल। तो ये सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर फेस्टिवल्स। फिर हो गया, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनका तरीका क्या था, नेक्स्ट प्लीज देखिएगा, एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस किया गया किस पे, सेल्फ रिलायंस पे, एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, यानी कि एम्फेसिस ऑन आत्मशक्ति, आत्मशक्ति पर रिलायंस हुआ, ठीक है। ये दोस्तों सारे पॉइंट्स ना आप ऐसे लिख भी सकते हो, कभी आ गया कि भाई क्या क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट में, तो ये सब पोर्शन आप लिख सकते हो, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग देयर, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पर क्या किया, देखो एक मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज राइट, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए थे इस पर्टिकुलर स्ट्रगल में। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपने खोल दिए, ठीक है, अपने नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ नाम आते हैं, जैसे आप लिखिएगा, 3 नाम आएंगे, बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, प्लीज लिख लीजिएगा इन नामों को, बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज। उसके अरविंदो घोष जो है आप देखोगे तो प्रिंसिपल थे इसके, ठीक है, अरविंदो घोष। देन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये सारे देख रहे हो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले गए, नेशनल, नेशनल प्लीज राइट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन। और फिर एक लिख लीजिए, बंगाल, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई यहां पर हो रही है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट्स को खोला गया और लोगों को कहा गया कि भाई आप अपने इंस्टीट्यूट्स में आके पढ़िए, ऑल दीज थिंग्स इंस्टीट्यूट्स को यहां पर ओपन किया गया था, ठीक है। एक तो ये, साथ ही साथ आप देखोगे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल में यू विल फाइंड कि खुद के यहां पर खुद के इंटरप्राइजेस भी खोले गए, है ना, खुद की यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो खोलना शुरू की, तो स्वदेशी इंटरप्राइजेस को ओपन किया गया, ठीक है, स्वदेशी एंटरप्राइजेस को ओपन किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां आगे आप स्लाइड्स में इसका देखोगे, यहां पर स्पेस नहीं है वरना मैं लिख देता, जैसे फॉर एग्जांपल वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने अपना यहां पर एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खोल दी, ठीक है। क्या खोला गया, एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, स्टीम नेविगेशन कंपनी यहां पर खोली गई। अब ये कंपनी जो है, जो स्वदेशी खोली गई ना, ये एक्चुअली ब्रिटिश स्टीम नेविगेशन कंपनी को चैलेंज कर रही थी। तो इस प्रकार से खुद के यहां पर एंटरप्राइजेस को भी खोला गया था, खुद के एंटरप्राइजेस को भी यहां पर खोला गया था। तो ये एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा था और ये इनका फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल हो गया। अब बात आती है कि कौन कौन से लोग हैं यहां पर जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, कौन कौन से लोग हैं जो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो प्लीज उसको भी हम लोग देख लेते हैं, सिंपल है वो भी, कुछ ज्यादा नहीं है, फिर हमारा ये वाला पोर्शन भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो हम बात करेंगे मास पार्टिसिपेशन। तो यू विल फाइंड मास पार्टिसिपेशन में दोस्तों आप लोग देखोगे, मास पार्टिसिपेशन आप लोग देखोगे क्या होता है मास पार्टिसिपेशन में, यू विल फाइंड कि स्टूडेंट्स लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे वुमेन अगेन इनका नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सट्रीमिस्ट के दौर में, स्वदेशी मूवमेंट में। देन उसके बाद आप अगर मुस्लिम्स की बात करोगे ना, तो मुस्लिम्स का नंबर ज्यादा नहीं था, जितने कर रहे थे, बट द नंबर वाज नॉट मच पार्टिसिपेशन का। इसके अलावा आप देखोगे लेबर पार्टिसिपेशन देखने को मिला, लेबर पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है, लेबर पार्टिसिपेशन भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी हमको देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब एक एक करके थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी यहाँ पर देखते हैं। चलिए आइए एक बार स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे दोस्तों, हम लोग समझेंगे क्या यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। आइए ठीक है, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ होंगे यहाँ पर, ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा, डोंट वरी, 2 घंटे में हम उसको वाइंड अप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए, पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड द पीपल। तो बेसिकली पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, बंगाल को हमें डिवाइड करना है ताकि हम लोगों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यही जेनेसिस था स्वदेशी मूवमेंट का।
स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत भी इसी एस्पेक्ट से होती है कि लोगों को डिवाइड किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि भाई एंटी, और जब ये इस प्रकार का मूवमेंट चलेगा तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल, तो जो अंग्रेजों का डिसीजन था कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, उसके खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू किया गया। और वहीं से जेनेसिस आता है स्वदेशी मूवमेंट का। वहीं से लोग कहने लगते हैं कि हम फॉरेन गुड्स को नहीं यूज करेंगे, अब हम स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बंगाल, ये वाला बंगाल हो गया वेस्टर्न, और ये ईस्टर्न बंगाल था, और ये असम वाला पोर्शन भी कहा जा रहा था कि इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कहानी यहाँ पर चल रही है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दो तीन चीजें बता दी कि पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ दो एस्पेक्ट्स हुआ था, लैंग्वेज और रिलीजन। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इनका डिसीजन था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो प्रोविंसेस को बनाएंगे, एक तो बंगाल होगा, ठीक है, जो अभी हम वेस्ट बंगाल बोलेंगे, एक आपका ईस्ट बंगाल होगा, ईस्टर्न बंगाल, जिसमें असम भी होगा। तो ये दो प्रोविंसेस को बनाने की बात अंग्रेजों ने यहां पर करी थी। ठीक है, नाउ यहां पर क्या था, रीजंस क्या दिए उन्होंने पहला रीजन दिया कि भैया बहुत बड़ा ये एरिया है, 78 मिलियन की पॉपुलेशन है इस पे, है ना, एंड इट इज टू बिग टू एडमिनिस्टर, इसको एडमिनिस्टर करना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। डिड यू सी, मैंने बता दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई क्लेम डेवलपमेंटल बेनिफिट्स फॉर आसाम, और उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम लोग उसको अलग कर देंगे तो आसाम को डेवलप करना बड़ा ईजी हो जाएगा, है ना, और बाद में कभी ये आसाम डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया तो ईजिली हम कर पाएंगे। लेकिन व्हाट वाज द रियल मोटिव, रियल मोटिव मैंने बताया, रियल मोटिव वाज दिस कि बंगाल को वीक करना, क्योंकि बंगाल में जो इंटेलिजेंसिया राइज हो रहा था, जो इंडियन नेशनलिज्म यहाँ पर उदय हो रहा था, बंगाल जो उसका सेंटर बन रहा था, उसको वहां पर खत्म करना था। एंड दैट इज व्हाई यहां पर लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर बंगाल को डिवाइड करने की बात यहां रख दी गई। ठीक है, तो जो डिवीजन हुआ वो दो बेसिस पे हुआ, एक तो रिलीजन बेस्ड डिवीजन किया गया, और दूसरा आप देखोगे तो लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन यहां पर किया गया था। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बंगालीज को यहां पर माइनॉरिटी में कर दिया गया, जबकि बंगाली भाषा बोली जा रही है, बंगाल राज्य है, क्यों माइनॉरिटी में हो गया, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वहां पर हिंदूज की ज्यादा हो गई। ठीक है, तो देखो सॉरी हिंदी की ज्यादा हो गई, हिंदी स्पीकिंग की, तो हिंदी और उड़िया स्पीकिंग जो लैंग्वेज जो ज्यादा बोलते हैं वो आउट नंबर कर रहे थे बंगालीज को। तो ये पार्टीशन जो किया उन्होंने इस नाम पे कि भैया ये टू बिग है, अब उन्होंने पार्टीशन भी ऐसा कर दिया कि बंगालीज जो यहाँ पर एक इंडियन नेशनलिज्म का सेंटर बन रहे थे उनको यहाँ पर सप्रेस किया, है ना। अब हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, अब लैंग्वेज आप जानते हो कैसे एक बैरियर ही बन सकता है, जब भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर बंगालीज को सप्रेस करने की बात करी, उनके कल्चर को सप्रेस किया। दूसरा उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे हिंदू मुस्लिम कर दिया यहाँ पर उन्होंने, ठीक है ना, ये बात कर दी। और ब्रिटिश अटेम्प्ट टू वू मुस्लिम्स, और अंग्रेज जो है वो यहाँ पर एक तरह से मुसलमानों को खुश कर रहे हैं। तो कर्जन प्रपोज कि भाई ऐसा है, जो आपका ईस्टर्न बंगाल है ना, ढाका उसकी कैपिटल हो जाएगी, और कोलकाता को यहाँ की कैपिटल रखा, है ना, और कोलकाता को जो इस साइड की कैपिटल है, यानी कि वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन था, उसको उसकी कैपिटल यहाँ पर रखा। तो कर्जन प्रपोज ढाका एज द कैपिटल ऑफ द न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस फॉर यूनिटी, और मुसलमानों की यूनिटी को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ढाका यहाँ का कैपिटल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक तरह से प्रॉपिंग अप द मुस्लिम कम्युनिस्ट टू काउंटर कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली कांग्रेस को और नेशनल मूवमेंट को यहां पर जो क्या करने के लिए, उनको साइलेंट करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए मुस्लिम कम्युनिस्ट चीजों को यहां पर ये उठा रहे थे, उनको प्रॉप अप कर रहे थे कि अगर ये राइज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर इनके अगेंस्ट हम लोग इनको खड़ा करके आवाज यहां पर उनकी दोनों को आपस में लड़वा देंगे और बढ़िया एकदम हम लोग आराम से चैन से जिएंगे। ठीक है, नाउ लीडरशिप एंड मेथड्स इन 1903 1905। नाउ व्हाट वाज द वे, व्हाट वाज द लीडरशिप। देखो सिंपल सिंपल फैक्ट्स हैं, जैसे आप देखोगे कि अब इस पर्टिकुलर पीरियड में मैंने आपको कहा ना कि ये पीरियड जब कौन थे, जब मॉडरेट्स थे, याद करिए। तो ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, अब आपको समझ में आएगा, हाँ सर ये तो हो गया है। तो मॉडरेट्स थे, है ना, ये देखिए यहाँ पर बताया, ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ आपको कि स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा है, तो मॉडरेट्स थे 1903 से 1905। कौन कौन लीडर था, वो नाम यहाँ पर खाली आए हुए हैं। लेट अस सी द नेम्स, एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन से नाम है। जरा देखिए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये नाम हम पहले से देख रहे हैं, ठीक है। के मित्रा, देन पृथ्वीश चंद्र रे, ठीक है। तो ये लीडरशिप है जो यहाँ पर दे रहे हैं इन 1903 से 1905 के बीच में, ठीक है। और इनका मेथड क्या था, वही मॉडरेट्स का मेथड था, जो पेटिशन है, प्रेयर्स है, पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरेंडा, प्रोपेगेंडा, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, इस तरह से कर रहे हैं। तो जब इस तरह की काम करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हुआ यही, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं, जुलाई 1905 में अनाउंस कर दिया। और फिर उसके बाद जब ऐसा अनाउंसमेंट हुआ तो फिर इन लोगों ने कुछ नहीं, इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, भैया हम तो नहीं मानते, लो। अब यार प्रोटेस्ट करने का कौन सा तरीका है, आपके बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट हेल्ड अक्रॉस बंगाल, बंगाल भर में प्रोटेस्ट हुआ, लीडिंग टू द प्लेज टू बाइकआउट द फॉरेन गुड्स। अब फाइनली ये कहा गया कि हम फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे, और इस चीज को लेकर एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। फाइनली कब हुआ, ऑन 7 अगस्त 1905। तो नाउ
इस जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ तो उसी का जेनेसिस था कि ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसी का ये मूवमेंट है कि उसी का जेनेसिस था कि स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत यहाँ पर होती है। नाउ क्या क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेंस क्या क्या सिंबलिज्म थे, बहुत सिंपल सिंपल सा है, बस फैक्ट थे, इसको भी आइए देख लेते हैं एक बार क्या हुआ था। देखिए पार्टीशन डे, पार्टीशन इंप्लीमेंट किस दिन हुआ? अक्टूबर 16 1905 को ये पार्टीशन हुआ, ठीक है। इट इज अ डे ऑफ मॉर्निंग, पूरा यहाँ पर उस दिन पूरी मॉर्निंग रही, मतलब मॉर्निंग इन द सेंस कि शोक मनाया गया, ठीक है। और लोगों ने यहाँ पर फास्ट किया, लोगों ने फास्ट किया, गंगा में जाके नहाया लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा देखिए लोग नंगे पैर यहाँ पर प्रोसेशन में चल रहे हैं, ठीक है। लोग वंदे मातरम यहाँ पर गा रहे हैं, ऑल दिस थिंग हैपनिंग गोइंग ऑन, ठीक है। नेशनल एंथम यहाँ पर अमर सोनार बांग्ला, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर बनाया था, वही आगे चल के बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बनता है ना, कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड संग ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो पूरे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे अमर सोनार बांग्ला को गाया गया था, ठीक है। देन रक्षाबंधन डे, इसको ऑब्जर्व किया गया और अक्टूबर 16 1905 को, सिंबलाइजिंग यूनिटी विद द राखीज। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को यहाँ पर राखियां बांधी, ठीक है। इस तरह की चीजें यहाँ पर हुई थी प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। तो ये सब सिंबल्स थे, ये सब ऑब्जर्वेंस था, ये सब सिंबॉलिक चीजें जो है लोगों ने करी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया गया। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड यहाँ पर, ठीक है ना। लोगों ने फास्ट किया, गंगा में लोगों ने नहाया, लोग बेयरफुट नंगे पांव चले प्रोसेशंस के अंदर, वंदे मातरम को गाया जा रहा था, लोग एक दूसरे को यहाँ पर राखी बांध रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर हो रही थी, राइट। नाउ स्प्रेडिंग ऑफ द मूवमेंट, अब यहाँ पर मेजर जो इशू था ना वो मूवमेंट के स्प्रेड को लेकर ही था। एक्चुअली क्या था, मॉडरेट्स चाहते थे कि जो मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट वो बंगाल से बाहर ना जाए, और यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं उसको बंगाल के बाहर जाना चाहिए, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये जाएगा भी। और यहाँ पर क्या क्या हुआ देखिए, अब जब ये मूवमेंट बंगाल के बाहर जाता है तो पूना और बॉम्बे में तिलक जी ने इसको स्प्रेड किया, राइट। फिर आप देखोगे पंजाब में लाला लाजपत राय जी और अजीत सिंह ने इसको स्प्रेड किया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इसको स्प्रेड किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने स्प्रेड किया। तो ये कुछ नाम है, हाँ ये नाम फैक्ट है, ये आपको पता होने चाहिए कि भाई जब ये मूवमेंट की स्प्रेड होने की बात हुई, स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा था, तो उसको इस प्रकार से स्प्रेड किया इन लोगों ने, राइट। तो पूना में बॉम्बे में तिलक साहब ने उसको स्प्रेड किया, हाँ। पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय अजीत सिंह हैं, इन्होंने स्प्रेड किया। दिल्ली के अंदर सैयद हैदर रजा हैं, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई हैं, राइट। देन उसके बाद हमने देखा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। अब ये लोग जो मॉडरेट की तरफ थे, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, एड्रेस्ड मैसिव गैदरिंग्स रेजिंग 50,000 रुपीज फॉर द मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए यहाँ पर ये लोग इतना पैसा यहाँ पर जो है इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। नाउ कांग्रेस की पोजीशन क्या थी? नाउ अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ कांग्रेस, यानी कि ये वाला पॉइंट हम लोग अब देखने यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें और बातें भी होंगी, डोंट वरी, अभी इसमें और बातें भी होंगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक तरह से इसकी बात करने जा रहे हैं। अभी एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी आप आगे चल के देखोगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, एक एक करके आएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग 1905 में जब होती है, समझिएगा यहाँ पर क्या हुआ, कैसे यहाँ पर ये मूवमेंट शुरू होते हैं। तो 1905 में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की आईएनसी की मीटिंग हुआ, तो ये उस वक्त गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। ये सवाल आपको पता भी होना चाहिए कि 1905 में कौन प्रेसिडेंट था। तो आईएनसी के प्रेसिडेंट 1905 में कौन, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं बंगाल के पार्टीशन को, कर्जन की पॉलिसीज को। तो 1905 में जब गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंसी थी, तो बेसिकली आईएनसी के सेशन में इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम किया गया कि गलत पार्टीशन है, हम कर्जन की पॉलिसीज के विद्रोह यहाँ पर आवाज खड़ी करते हैं। तो कांग्रेस की पोजीशन यहाँ से समझ में आपको आ रही है, ठीक है। अब ये लोग सपोर्ट करने लग गए एंटी पार्टीशन मूवमेंट को, है ना। जो आवाज लोग उठा रहे थे कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, पार्टीशन आपने गलत कर दिया, इसके खिलाफ इसके सपोर्ट में लोग आवाज उठा रहे थे, ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो रहा है, हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई थी, ठीक है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर मिलिटेंट नेशनलिस्ट देखिए आप, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, अरबिंदो घोष हो गए, है ना। ये चाहते थे कि मूवमेंट जो है वो क्या हो, नेशन वाइड हो जाए, यानी कि बंगाल के बाहर चला जाए। लेकिन आप देखोगे जो मॉडरेट्स हैं वो कह रहे थे कि नहीं, नॉट एज रेडिकल, वो इस चीज को लेकर इतना रेडिकल नहीं थे। दे वर हेजिटेंट कि हम बंगाल के बाहर जो है इस मूवमेंट को स्प्रेड ना करें, ठीक है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड एट कलकत्ता सेशन 1906 अंडर दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंसी। अब और भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। 1905 में क्या हुआ, कंडेम किया गया कि बंगाल का पार्टीशन सही नहीं है, कंडेम किया गया। 1906 में आप देखिए जब कलकत्ता सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ, तो दादा भाई नौरोजी बेसिकली वहां पर क्या थे, प्रेसिडेंसी कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे कि एक डिस्प्यूट ऑलरेडी राइज होना शुरू हो गया था कि कौन इसकी यहाँ पर क्या करेगा, वो प्रेसिडेंसी करेगा, ठीक है। तो कांग्रेस डिक्लेयर्ड द गोल एज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक द यूनाइटेड किंगडम और कॉलोनीज। तो यहाँ पर जैसे यूनाइटेड किंगडम है उसकी तरह हमारा भी यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट
होना चाहिए, इस प्रकार की बातें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट ऑलरेडी हो गया था दैट हु शुड बी द यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन होगा, किसको यहाँ प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो इसको लेकर मॉडरेट चाहते थे कि भाई इनको बना दिया जाए, और एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि नहीं दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली दादाभाई नौरोजी जो है वो बनते हैं प्रेसिडेंट, और इसी वजह से डिस्प्यूट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का बढ़ता चला जा रहा है। मॉडरेट्स, अब देखो 2-3 डिस्प्यूट्स है। एक तो डिस्प्यूट ये एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि बंगाल के बाहर ले जाए। अब कांग्रेस एक संस्थान है, ठीक है, कांग्रेस एक बॉडी है, कांग्रेस के अंदर आपको यहाँ पर मॉडरेट्स भी मिल रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट भी मिल रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं कि स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के बाहर ले चलो, और मॉडरेट्स कह रहे हैं कि नहीं, टाइम इज नॉट राइट, अभी आप इसको बंगाल के बाहर मत ले जाइए। एक तो डिस्प्यूट ये हो गया। दूसरा डिस्प्यूट ये होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला सेशन कौन होस्ट करेगा। ठीक है, वहां पर मॉडरेट्स चाहते हैं कि दादाभाई नौरोजी करें, हाँ, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे हैं कि दूसरा आदमी करे। इस पर भी डिस्प्यूट हो गया, हालांकि दादाभाई नौरोजी ने इसको किया। तो फाइनली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का डिस्प्यूट जो है वो डेडलॉक की तरफ बढ़ गया एट सूरत सेशन 1907। एंड फाइनली आप देखोगे कांग्रेस के अंदर एक स्प्लिट देखने को मिलता है, लीडिंग टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्वदेशी मूवमेंट। और चूंकि अब स्वदेशी मूवमेंट में कांग्रेस के अंदर ही एक टूट हो गई थी, तो स्वदेशी मूवमेंट आगे कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, उसको भी यहाँ पर एक बैक स्टेप लेना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज देयर अ डिस्प्यूट कि कैसे यहाँ पर आगे चीजें आगे बढ़ी जाएंगी। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो दिस वाज द स्वदेशी एंड द बाइकॉट मूवमेंट। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लिया, मूवमेंट अंडर द एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर कैसे चलेगा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब इसको खाली यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई रीजंस क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेंस क्यों हुआ, एक्सट्रीमिस्ट का डोमिनेंस क्यों हुआ। अब देखिए ये चार्ट मैंने जो बनाया हुआ है ना, ये मैंने आपको जो चार्ट्स यहाँ पर बताए हुए हैं, ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ ये वाला। ठीक है, ये वाला फ्लो चार्ट। ठीक है, ये वाला फ्लो चार्ट कि भाई एक्सट्रीमिस्ट क्यों आए, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर उसके बाद मैंने इनका एजेंडा बताऊंगा, फिर इनका फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल क्या थे, और फिर किस किस ने पार्टिसिपेट किया। ये सब चीजें हम लोग चलिए आइए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये सब चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर वही 3 पॉइंट लिखे हैं कि भाई क्यों एक्सट्रीमिस्ट का डोमिनेंस हुआ। पहला पॉइंट तो यही है कि मॉडरेट जो है वो फेल हो गए थे, नंबर 1 हो गया रीजन। दूसरा, जो डिवाइसिव टैक्टिक्स था बोथ बंगाल गवर्नमेंट का, वो एक तरह से क्या कर गया, वो एम्बेटर्ड कर गया था, नेशनलिस्ट को खट्टास पैदा कर गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, देखिए गवर्नमेंट का सप्रेसिव मेजर्स इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज, मतलब जो सरकार एट्रोसिटीज कर रही थी उसकी वजह से भी यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट को अब डोमिनेट करना मजबूरी पड़ गई थी। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट जब आए तो उनका यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव था, गोल ऑफ कांग्रेस डिक्लेयर्ड क्या था, कांग्रेस का गोल क्या हो गया, सेल्फ गवर्नेंस, यानी कांग्रेस चाहता था स्वराज होगा। ठीक है, को यहाँ पर कॉल किया पैसिव रेजिस्टेंस के लिए। क्या तरीका है यहाँ पर, देखिए क्या तरीका था यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट का, पैसिव रेजिस्टेंस करना। मतलब क्या कि भाई हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बाइकआउट करेंगे, गवर्नमेंट के कॉलेजेस है ना, गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट के टाइटल्स, गवर्नमेंट की कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन सबको हम बाइकआउट करेंगे, है ना। एम टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम इम्पॉसिबल कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम स्टैंड स्टिल पे ले आया जाए। ये था पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास स्ट्रगल, तो हुआ क्या, धीरे धीरे अब धीरे धीरे आप देखोगे कि मास स्ट्रगल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो मिलिटेंट नेशनलिस्ट एम टू टर्न एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट जो है इनटू द मास स्ट्रगल। तो यहां पर जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट है, वो चाहते हैं कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा है ना, इसको हम लोग मास स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको हम लोग मास स्ट्रगल में यहां पर कन्वर्ट कर दे। ठीक है, स्लोगन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम फॉरेन रूल, ऐसा स्लोगन आने लगे कि भारत को आजादी यहां पर मिलनी चाहिए, है ना। लोग यहां पर अपने सेल्फ सैक्रिफाइस की बात करने लगे कि भैया आपको तभी मिलेगा इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आप अपना थ्रू सेल्फ सैक्रिफाइस, आपको खुद सैक्रिफाइस यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंट्रल फोकस क्या हो गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस। अब भारत का यहां पर जो अब एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पे ये मेन एजेंडा हो गया था कि हमको आजाद करिए, अब इंडिया का इंडिपेंडेंस, स्वराज वाज द मेन गोल जब एक्सट्रीमिस्ट का फेज चल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्वराज इज द मेन गोल। ठीक है, और ये चाहते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट है और ये सारा मूवमेंट है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये एक पैन इंडिया मूवमेंट बन जाए। ठीक है, मास मूवमेंट बन जाए। अब इन्होंने क्या क्या चीजें करी, वही सब बातें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। क्या मैं आपको बताया, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स किया गया। ठीक है, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया, जैसे बर्निंग एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, सॉल्ट, शुगर, इन सबको यहां पर क्या किया गया, पब्लिक मीटिंग्स एंड ये करेंगे तो क्या होगा, इससे मास मोबिलाइजेशन होगा। कॉप्स ऑफ वॉलंटियर समितिज, जैसे मैंने आपको बताया स्वदेश बंधव समिति। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया स्वदेशी संगम। ठीक है, इनको बनाया गया था, अश्विनी कुमार दत्त की है ये वाली स्वदेश बंधव समिति। ठीक है, और वीओ चिदम्बरम की है ये आपकी कौन सी, वीओ चिदम्बरम, और साथ में एक नाम और है सुब्रमण्यम सेवा, और बाकी लॉयर्स हैं जो फॉर्म करते हैं स्वदेशी संगम समिति। ये स्वदेशी संगम समिति को बनाते हैं कहां पर, तमिलनाडु में। ठीक है, ये 2 नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, कि जनरल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज बढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल मैजिक, लैंटर्न, लेक्चर्स, स्वदेशी सॉन्ग्स, है ना। जैसे स्वदेशी सॉन्ग्स, भाई मैंने आपको बताया कि भाई
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वट एवर इट इज। तो वो स्वदेशी सॉन्ग्स भी उसके थ्रू भी हमारे अंदर क्या होती है, एक अलग भावना। आप देखोगे 15 अगस्त आता है जिस दिन, उस दिन आप जब ये गाने सुनते हो तो आपके अंदर अलग ही फीलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है कि भाई हम ही सबसे ज़्यादा पैट्रियाटिक हैं। उस दिन आप जनगण मन भी गाओगे तो आपके अलग अंदर रोंगटे वोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो यू हैव दैट थिंग। तो यहाँ पर स्वदेशी सॉन्ग्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल्स को ऑर्गेनाइज किया गया, ट्रेनिंग करी गई स्वदेशी क्राफ्ट्स को लेकर, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स को यहाँ पर खोले गए, राइट। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करी गई थी जो लोगों के अंदर क्या कर रही थी, कॉन्शियसनेस को राइज कर रही थी। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर यहाँ पर अराइज करना एक और तरीका था इन लोगों का, ठीक है। एक और तरीका था किसका, एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फेस्टिवल्स एंड मेलास, मैंने आपको बताया यहाँ पर गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर उसके बाद एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति के ऊपर यहाँ पर बोला गया कि भाई रीअसर्ट किया गया कि अपनी अपन की भी कुछ यहाँ पर इज्जत है कि नहीं है। तो नेशनल डिग्निटी की बात हुई, ऑनर की बात हुई, कॉन्फिडेंस की बात हुई कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, आत्मशक्ति की बात हुआ, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पर बोली गई। इंक्लूडेड सोशल रिफॉर्म अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, ठीक है। कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ यहाँ पर बोला गया कि इंक्लूड किया गया, सोशल रिफॉर्म्स करिए। अर्ली मैरिज, डाउरी सिस्टम, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाना शुरू करी गई, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, मैंने आपको बताया कुछ कुछ इंस्टीट्यूट खोल दिए गए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा, नेशनल स्कूल स्टैब्लिश किए गए, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर्म हुआ गया, जैसे नेशनल बंगाल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, ठीक है। जैसे बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला गया, राइट। ये मैंने आपको ऑलरेडी नाम बताया। तो बाइकआउट हुआ किसका, ब्रिटिश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट किया गया। इसको यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कर रहे थे, अब इसका मोमेंटम बन गया, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एफर्ट था टू सप्रेस द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्पार्क द मूवमेंट। तो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एफर्ट था कि भाई स्टूडेंट का जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है उसको सप्रेस किया जाए, उसी के बाद क्या हुआ कि ये मूवमेंट जो है यहाँ पर और ज्यादा जोर पकड़ लेता है और अपने अपने इंस्टीट्यूट यहाँ पर लोग खोलने लग जाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी नेशनल एजुकेशन, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एट ऑर्गेनाइजिंग नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन वर्नाकुलर मीडियम। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ाई हो रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सतीश चंद्र मुखर्जी कंट्रीब्यूशन थ्रू डॉन न्यूज़पेपर एंड डॉन सोसाइटी, तो ये दो यहाँ पर अखबारों के थ्रू आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए राज सुबोध मलिक, अरबिंदो घोष, राज बिहारी घोष, इन सबका बहुत की रोल था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नेशनल स्कूल्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि भाई आप स्वदेशी एजुकेशन लीजिए, आप नेशनल एजुकेशन की तरफ आइए, आप उनके स्कूलों को छोड़िए, अंग्रेजों को स्कूलों को छोड़िए। इस तरह की बातें जो है यहाँ पर करी जा रही थी, ठीक है। देन हमने ये देख लिया कि भाई कुछ इंडिजिनस स्वदेशी इंटरप्राइजेस भी खोले गए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है ना, स्टीम जो अपना स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्वदेशी टेक्सटाइल्स ओपन हो गए, ठीक है। देन बहुत सारी स्वदेशी मिल्स खोली गई, स्वदेशी फैक्ट्रीज खोली गई, स्वदेशी बैंक्स, स्वदेशी यहाँ पर शॉप्स खोली गई, राइट। फिर देखिए यहाँ पर स्टीम नेविगेशन कंपनी की बात जो हो रही है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर स्वदेशी इंटरप्राइजेस में क्या क्या शुरू हुआ, देखिए मैंने आपको बताया कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने यहाँ पर क्या किया, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खोला। और ये कंपनी जो है स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, ये चैलेंज कर रही थी ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी को, एज आई सेड, है ना, ये खोला गया। देन उसके बाद देखिए देशर का था ये बाय सखाराम गणेश देउस्कर पॉपुलराइज, स्वदेशी आइडियाज को पॉपुलराइज किया गया। ये नाम सारे फैक्ट पता होना चाहिए, देखो है ना, इन सब में और कुछ किया नहीं सकता। बुक वॉन्ड अगेंस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, तो ये किताब का नाम भी आपको यहाँ पर देखिए, ये बुक भी है जो वॉर्न कर रही है यहाँ पर कॉलोनियल के माइंडसेट को लेकर, ठीक है। उसके अलावा देखिए टैगोर फैमिली एंड अदर लीडर्स ऑर्गेनाइज फेयर्स, मेले लगाए गए टू एग्जिबिट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो बेसिकली क्या, स्वदेशी इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वदेशी इंटरप्राइजेस को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडियन गुड्स इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोर्स खोले गए लाइक रविंद्रनाथ स्वदेशी भंडार, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वदेशी भंडार खोला गया। सरला देवीज का लक्ष्मीर भंडार खोला गया, ठीक है। प्रमोटेड इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। देन उसके बाद देखिए बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोली, स्टैब्लिश करी गई 1893 में, जिसका क्या ऑब्जेक्टिव था, मैन्युफैक्चर पोर्क्लीन इन 1901, राइट। इसके अलावा तो आप समझ पा रहे हो कैसे स्वदेशी मूवमेंट को फ्यूल किया गया, स्वदेशी मूवमेंट कैसे बढ़ाया गया। तो यही था स्वदेशी मूवमेंट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद शुरू हुआ। यही बोल रहे ना कि जेनेसिस, स्वदेशी मूवमेंट का जेनेसिस क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है ना, तो ऑल दीस थिंग्स वाज द जेनेसिस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये सारे काम यहाँ पर हो रहे थे, क्लियर। देन देखिएगा इम्पैक्ट क्या हुआ। अब देखिए उससे डेफिनेट सी बात है, जब स्वदेशी मूवमेंट चलेगा तो उसका कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। क्या क्या हुआ, अगेन कुछ फैक्चुअल बातें हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सुब्रमण्य भरत की स्वदेश गीतम ये यहाँ पर लिखी गई, ठीक है। सुब्रमण्य
भारती की सुदीशा गीतम यहाँ पर लिखी गई। देन देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला यहाँ पर गाया गया था, है ना। बाद में इसको बांग्लादेश का नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया जाता है। नेशनलिस्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम सॉन्ग्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, देवेंद्र जाल रे, मुकुंद दास एंड अदर्स। तो बहुत सारे ऐसे नेशनल इंस्पिरेशन वाले गाने जो है अगेन यहाँ पर गाए गए थे। तो कल्चरल इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता रहा था हमको, ठीक है। और क्या हुआ, अभानेंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पर जो एक पेंटिंग का एकदम एकदम क्लाइमेक्स कर ले गए, ब्रोक द विक्टोरियन नेचुरलिज्म डोमिनेंस इन पेंटिंग, है ना। पेंटिंग के मामले में आपको पता है अभानेंद्र टैगोर की भारत माता की पेंटिंग। देन इंस्पिरेशन फ्रॉम अजंता मुगल राजपूत पेंटिंग से इंस्पिरेशन लिया गया कि हमारा कैसा कल्चर हुआ करता था, ठीक है। नंदलाल बोस ये एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं, ठीक है। नंदलाल बोस का नाम इंपॉर्टेंट है। अ मेजर फिगर इन द इंडियन आर्ट स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इसके रेसिपिएंट हैं जगदीश चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन, प्रफुल्ला चंद्र रॉय का कंट्रीब्यूशन। ये सारे कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि कल्चरल स्पेस। अब इतना ही दिया गया है, इससे ज्यादा इनका कुछ नामकरण कुछ और इनके बारे में नहीं दिया गया किताब के अंदर, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये मास पार्टिसिपेशन, सो अगेन आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड इट। इसमें हम टाइम वेस्ट ना करें, समझ में आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स की बात मैं आपको कर रहा था, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव था, तो वही लिखा है एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, ठीक है। अब वही पिकेटिंग करेंगे, है ना, पिकेटिंग करेंगे लाइक फॉर एग्जांपल। और क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व्ड इन बंगाल, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। जगह जगह आप देखोगे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। रिप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ पुलिस टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। अब पुलिस बड़ा रिप्रेसिव तरीके से स्टूडेंट्स के खिलाफ बिहेव करती थी, है ना, उनके ऊपर पेनल्टी लगा रही है, ठीक है, विद पेनल्टीज फॉर पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, राइट। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर चल रही थी, तो स्टूडेंट्स के खिलाफ यहाँ पर आवाजें उठ रही थी। वुमेन ने भी खूब यहाँ पर अर्बन अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। वो अर्बन मिडिल क्लास वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एज आई सेड, है ना, देयर रोल बिकेम सिग्निफिकेंट। इनका रोल काफी सिग्निफिकेंट था। मुस्लिम्स की बात करेंगे, मैंने बताया कि मुस्लिम्स पार्टिसिपेट तो किए लेकिन उनका नंबर ज्यादा नहीं था। सब मुस्लिम पार्टिसिपेटेड बट मोस्ट अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स जो हैं वो दूरी रहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहाँ पर फॉर्म हो रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहाँ फॉर्म हो रही है और वो अब कांग्रेस के खिलाफ यहाँ अगेंस्ट खड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एंटी कांग्रेस फ्रंट है, वो एंटी कांग्रेस पार्टी है, तो वो कांग्रेस के उन 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 चीजों में क्यों पार्टिसिपेट करेगी जो कांग्रेस पुट फोर्थ कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का ही स्वदेशी मूवमेंट था ना। कांग्रेस ही तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन चल रहे थे ना, तो ये आइडिया उन्हीं का है। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक तरह से ऐसा बनाया गया, अंग्रेजों की तरफ से ऐसा इसको फीड किया गया कि भाई ठीक है तुम अगेंस्ट हो, वो अगेंस्ट वाली फीलिंग लेके आगे बढ़ी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डेफिनेटली यहाँ पर क्या वो एस्टैब्लिश किया गया एज एंटी कांग्रेस पार्टी फ्रंट की तरह। स्वदेशी मूवमेंट्स नेचर टेंडेड टू एक्सक्लूड मुस्लिम्स। तो स्वदेशी मूवमेंट में आप देखोगे ज्यादा मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ठीक है। देन मैंने बताया लेबर अनरेस्ट रहा, ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए, लेबर अनरेस्ट था, काफी यहाँ पर आप देखोगे स्ट्राइक्स होती रही, ठीक है। काफी आप देखोगे स्ट्राइक्स हो रही हैं, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स होती हैं, राइट। ट्रेड यूनियन फॉर्म हुए, राइट, जैसे कि रेलवे मेंस यूनियन फॉर्म हुआ, ठीक है। देन जूट मिल्स में स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक्स लेड बाय लीडर्स लाइक सुब्रमण्या शिवा एंड चिदम्बरम पिल्लई, है ना, इन लोगों ने स्ट्राइक्स को लीड किया था, ठीक है। और ये स्ट्राइक्स क्यों हुई? अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस बहुत राइज हो रहे हैं, ठीक है। रेशियल इंसल्ट्स हो रही हैं, आप हमें इंडियंस को इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। अब प्राइमरीली इन फॉरेन ओन्ड कंपनीज के अंदर आप देखोगे तो वहां पर रेशियल इंसल्ट हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई स्ट्राइक्स यहाँ पर जो है वो हो रही थी, राइट। एक्सपेंशन ऑफ सोशल बेस, अब जाहिर सी बात है सोशल बेस काफी एक्सपैंड किया गया, यानी कि इसमें और स्वदेशी मूवमेंट में बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया गया, जैसे जमींदारी के लोग, है ना, इंक्लूजन ऑफ जमींदारी, स्टूडेंट्स हो गया, वुमेन हो गया, है ना, लोअर मिडिल क्लास हो गए, सिटीज टाउन्स, तो ये सब लोग पार्टिसिपेट ये लोग करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट में जो सोशल बेस था, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, टाइप ऑफ पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट, वो यहाँ पर ज्यादा अच्छा हो गया था। अटेम्प्ट्स टू गिव पॉलिटिकल एक्सप्रेशन टू वर्किंग क्लास ग्रीवियंसेस थ्रू स्ट्राइक्स, तो जो स्ट्राइक्स करके जो यहाँ पर वर्किंग क्लास का ग्रीवियंसेस है उसको यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, ये हमने देखा, तो एक क्रक्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या स्वदेशी मूवमेंट में हुआ क्या। तो स्वदेशी मूवमेंट का एक पॉजिटिव चीज ये था कि एक्सपेंशन हुआ सोशल बेस का, यानी ज्यादा लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, नॉट ज्यादा जो डाइवर्स प्रकार के लोग थे वो जुड़े, वुमेन जुड़े, स्टूडेंट जुड़े, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मूवमेंट का जो सोशल बेस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने अब इस चीज को भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब आते हैं ऑल इंडिया एस्पेक्ट क्या था। दिस इज सिंपल, ऑल इंडिया एस्पेक्ट यहाँ पर क्या है कि मूवमेंट सपोर्टिंग बंगाल्स यूनिटी, स्वदेशी एंड बायकॉट एजिटेशन organized nationwide, and Tilak played a leading role, seen as a new chapter in national movement history, opportunity to organize popular mass. Basically ये है
ऑल इंडिया सिनेरियो क्या है, ऑल इंडिया एस्पेक्ट क्या है कि भाई अब ये एक बहुत ही राइट टाइम है, बढ़िया टाइम है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पे जाके हम, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम मासेस को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें, हम मासेस को स्ट्रगल, हम मासेस को यहाँ पर मोटिवेट करें कि भाई वो आगे आए और मास स्ट्रगल हो। तो मास स्ट्रगल के लिए यहाँ पर मासेस को ऑर्गेनाइज करना ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और इसी को आगे देखते हुए अब एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा माहौल खराब हो रहा था कंट्री के अंदर, राइट। स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोग फॉरेन गुड्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, लोग कोर्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, मतलब बेसिकली वही जो नॉन कॉपरेशन में हो रहा था, ठीक है। बट एक इन इनऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको हम ये कह नहीं सकते कि बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया था, है ना। दैट इज हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। लेकिन अल्टीमेटली इस तरह के जो माहौल यहाँ पर चला, अल्टीमेटली अंग्रेजों को ये पार्टीशन को एनल करना पड़ा, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया था 1911 में टू कर्ब द रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म बार बार उठ रहा था, है ना, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म हो रहा था, बम फेंक जाने लगे, है ना, बम फेंके जाने लगे, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक तरह से क्या किया गया कि भाई रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को यहाँ पर रोकने के लिए ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया। मुस्लिम पॉलिटिकल जो है, मुस्लिम पॉलिटिकल सिनारियो वो शॉक हो गया, उनको लगा अरे अंग्रेज तो हमको बोल रहे थे कि भाई ये तुम्हारा बंगाल अलग किया है क्योंकि तुम लोग मुसलमान हो, और आपने अब इसको एनल कर दिया। तो ये मुस्लिम पॉलिटिकल सिनारियो, मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए ये बड़ा शॉक था, शॉक बाय द एनलमेंट, है ना। और ये शॉक होगा इसे, और कैपिटल जो है अब जब ये एनलमेंट हो गया तो आप देखिए इमीडिएट क्या किया गया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली, ठीक है। कैपिटल यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। अभी तक कैपिटल ऑफ बंगाल देख रहे थे, नाउ अंग्रेजों ने इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये जो हिंदू मुस्लिम का एस्पेक्ट था वो भी खत्म हो गया, ठीक है ना। कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली एज गेस्चर टू मुस्लिम्स, एज अ गेस्चर टू मुस्लिम, कि भैया आपका जो बोला गया था कि ऐसा है, आपको ईस्ट बंगाल दिया गया था, है ना, मुसलमानों को जब डिवाइड किया गया था बंगाल को, तो कहा गया था ईस्ट बंगाल आपके लिए हो जाएगा, है ना, और आपकी कैपिटल जो है वो ढाका हो जाएगी। अब क्या है भैया, जब ये वापस से एक हो गया, वेस्ट और ईस्ट वाला एक हो गया, तो ढाका खत्म हो गया। तो अब मुस्लिम क्या करेंगे, भैया तो आपने हमारे खत्म कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली को कैपिटल बना दिया बेसिकली, बट दे वर नॉट प्लीज्ड, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मुस्लिम से खुश होते नहीं है, ठीक है। बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया बंगाल से, अब बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे, और असम को भी एक सेपरेट प्रोविंस यहाँ पर आ दिया गया था। तो दिस वॉज द सिनारियो, जब एनलमेंट होता है बंगाल का तब क्या क्या चीजें यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, सिंपल था। तो ये हमारा एनलमेंट ऑफ पार्टीशन हो गया। अब आते हैं हम स्वदेशी मूवमेंट का एक इवैल्यूएशन करेंगे। तो एज सिंपल एज दैट, इसके सिंपल पॉइंट्स हैं, अब आप समझ लो, आप खुद इवैल्यूएशन करो क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट में। इवैल्यूएशन का मतलब कितना बेहतर हुआ, क्या हमारे लिए फायदा था, क्या हमारे लिए नुकसान था। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, बात हम मानते हैं कि मॉडरेट जब तक थे तो आप कहोगे कि यार वो उतना कुछ नहीं कर रहे थे, जब एक्सट्रीमिस्ट आए तो चीज़ें चेंज हो गई, है ना, स्वदेशी जैसे मूवमेंट शुरू हुए, इससे एटलीस्ट अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं हिल गए थे। चलिए आइए देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, यही सारा इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट, इवैल्यूएशन हो रहा है। तो पहला, सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन, अब गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से उसको, स्वदेशी मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, वही बात है, पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था, है ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में खिंचे हुए थे, तो कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था, जाहिर सी बात है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से ये फेल हो गया, मूवमेंट फेल कर गया, बिकॉज कोई डिसिप्लिन तरीके से फोकस नहीं था उसकी टेक्निक्स पे, कैसे हमको स्वदेशी मूवमेंट करना है। लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, डिपोर्ट कर दिया गया, इंटरनल डिस्प्यूट्स थे कांग्रेस के अंदर, डिफिकल्टी थी इन टैपिंग एंड चैनलिंग पीपल, लोगों की एनर्जी को हम सही तरीके से टैप नहीं कर पा रहे थे, लिमिटेड रीच था मासेस का, सब लोग यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किए थे, नॉन कॉपरेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस रिमेन, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रह गया, उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाके इंप्लीमेंट नहीं किया जा पाया। एंड दैट इज वाई, मैं ये यहाँ रीजन है कि क्यों यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट का डाउनफॉल देखने को मिलता है, राइट। एंड देन सस्टेनिंग अ मास बेस्ड मूवमेंट एट अ हाई पिच वाज अ चैलेंज, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने बड़े मास को कैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सस्टेन कर पाएंगे, कैसे उनको, भाई जाहिर सी बात है ये मास है, अब मास को सस्टेन करना पड़ेगा कैसे, कि भैया आपने बोला कि ऐसा करना है, अब मास ने कोशिश करी, पूरा जी जान लगा दिया, लेकिन वो फायदा नहीं मिला। आपने कहा था आज़ादी मिल जाएगी, आज़ादी मिली नहीं, स्वदेशी मूवमेंट आया नहीं, स्वराज आया नहीं, तो अब मास क्या होगा, मास तो डिमोरलाइज हो जाएगा। भाई यही कॉमन इंसान यही तो होता है कि भाई एक बार कोशिश किया, नहीं हुआ तो डिमोरलाइज हो गए। एक वही आदमी आगे निकलता है जो डिमोरलाइज होने के बाद भी वापस बाउंस कर जाए, क्योंकि जैसा आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो एवरी डे, एवरी सेकंड डे आप लोग फील करोगे यार कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, है ना, एवरी सेकंड डे इज वेरी डिमोरलाइजिंग, यार नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे, है ना, ये आप हमेशा फील करते हो। तो बेसिकली वो आदमी यहाँ पर जीतता नहीं है, वो पता कौन जीतेगा, जीतेगा वो जो इस तरह की फीलिंग लाएगा दिल में और फिर उसके बाद उसको ओवरकम कर जाएगा, ठीक है। तो वो कॉमन आदमी नहीं रह गया, ही इज नॉट अ कॉमन मैन नाउ। लेकिन कॉमन मैन, ये मास जो है वो कौन है, ये मास वो है कि भाई इसको बोला गया कि स्वदेशी मूवमेंट करना है, ये बाइकआउट करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसने किया, रिजल्ट नहीं मिला तो ये मायूस हो गया, अरे यार नहीं हुआ हमसे,
हम नहीं कर पाएंगे, हम लगता है कि उनके गुलाम बन के रहेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा मास मूवमेंट या मास एजिटेशन को, मास मूवमेंट को सस्टेन करना अपने आप में बड़ी बात थी, एंड दिस वाज द डिक्लाइन फॉर द मूवमेंट, राइट। इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था? तो अगेन सिग्निफिकेंस यही है कि भाई ये मूवमेंट जो है, पार्टिसिपेशन जो है ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंचा जो पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किए थे भारत की आज़ादी की लड़ाई में। तो पार्टिसिपेशन ऑफ प्रीवियसली अनटच्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ये मूवमेंट पहुंचा। तो नो डाउट हमें सक्सेस नहीं मिला, लेकिन हाँ ऐसे लोग जो है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के उसमें आ गए थे, ऐसे लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवमेंट में आ गए थे जो कि हम कह सकते हैं पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट। देन उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड पॉलिटिक्स भी बातें हुई। हमने देखा आर्ट की बात, हमने बहुत सारे लिटरेचर, हमने किताबें देख ली, साइंस देखा, हमने इंडस्ट्री, हमने यानी कि पेंटिंग्स देखा, है ना, जी फेस्टिवल वगैरह ये सब चीज़ें जो है आप लोग देख ही रहे थे। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, यानी कि जो अभी तक पढ़ा है उसका क्या आउटकम था। जैसे फ्यूचर स्ट्रगल के लिए हम तैयार हो रहे थे, है ना, फ्यूचर स्ट्रगल वाज टू ड्रॉ हैवीली फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन। तो हमें एक तरह से स्वदेशी मूवमेंट में एक्सपीरियंस गेन हुआ, हमने कहाँ गलतियां करी, हमने क्या चीज़ नहीं कर पाए, हम कहाँ शॉर्ट थे, वो गलती हम अगली बार नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्वदेशी मूवमेंट फेल हो गया, आप कहोगे इट्स अ टोटल फेलियर, नहीं, स्वदेशी मूवमेंट फेल तो ठीक है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के गया, है ना। हम जैसे इंगेजमेंट इन न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क, कई सारे ऐसे कामों में हम जुड़ गए जो पहले हम नहीं जुड़ते थे। पीपल को अवेकनिंग मिली, लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस मिला। ठीक है, लोग यहाँ पर जो है टुक बोल्ड पॉलिटिकल पोजीशंस, तो पीपल वेर वेरी मच बोल्ड, है ना, अंग्रेजों के सामने खुल के आके बात हो रही थी, अंग्रेजों के सामने खुल के यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ऑल दीज थिंग्स है जो स्टार्ट हुआ था सिग्निफिकेंस में, राइट। नाउ मॉडरेट मेथड्स गिव वे टू एक्सट्रीमिस्ट मोड्स। अब यहाँ क्या हुआ, वही बात है कि भाई मॉडरेट की पॉलिटिक्स जो थी, ठीक है, पेटिशन वाली स्पीचेस की, वो एक ऑब्सोलीट हो गई थी, और इसीलिए आप देखोगे कि मॉडरेट चूंकि फेल हो गए थे, एंड दैट इज व्हाई मॉडरेट का फेलियर ही था कि वो मासेस को यहाँ पर कुछ मानते ही नहीं थे, है ना। टू वर्क अमंग द मासेस लेड टू देयर आइडियाज नॉट टेकिंग रूट, और ये मेजर रीजन था कि क्यों मॉडरेट का फेलियर हुआ, है ना। क्यों हुआ? बिकॉज वो मासेस पे अपना बिलीफ नहीं रखे, उन्होंने मासेस पे अपना बिलीफ यहाँ शो नहीं किया। ठीक है, वहीं आप देखोगे कि स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर जो थी, यहाँ पर देखोगे कि ऑर्गेनाइज्ड ऑन एन ऑल इंडिया स्केल, हाईलाइटिंग द मॉडरेट्स लैक ऑफ लीडरशिप। तो मॉडरेट्स की लीडरशिप में मिसिंग थी, और इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर इनके पास एक लीडर था। ठीक है, बट फिर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि लीडर तो था बट वो उसको चैनलाइज नहीं कर पाए, है ना। एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी वो भी लैक कर गई, लैक्ड कंसिस्टेंसी। अब वो भी कर कह तो रहते बात, वो भी मॉडरेट से कहीं ना कहीं बेटर थे इस सेंस में कि आगे कुछ उन्होंने चीजों को बढ़ाया, लेकिन अगेन कंसिस्टेंट नहीं थे। सब लीडर्स जितने भी यहाँ पर आपके एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट के जो भी लीडर्स थे, सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, सबके अपने अलग अलग यहाँ पर पर्सपेक्टिव है, सबके अलग अलग यहाँ पर पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, राइट। सबके अलग अलग सोच है, लीडर्स अपने अपने तरीके से यहाँ पर परसेप्शन बना के रखे हुए हैं एक्सट्रीमिज्म का। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर कुछ नाम आएंगे, जैसे देखिएगा आप, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाइक अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बीसी पाल, लाला लाजपत राय, है ना। ये ना एक्सट्रीमिस्ट एम्फसाइज व्हाट, मास पार्टिसिपेशन, जबकि यही काम मॉडरेट्स नहीं कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट्स हैड रिवाइवलिस्ट एंड ऑब्स्क्रूशनिस्ट अंडरटोन्स एलिनेटिंग मुस्लिम्स फ्रॉम द मूवमेंट। अब एक्सट्रीमिस्ट इनको एलिनेट कर रहे थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स प्रमोटेड अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ठीक है, मॉडरेट्स कहीं अपनी जगह पे गलत थे, एक्सट्रीमिस्ट आए उनकी जगह लिए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट भी कई जगह आप देखोगे कि वो भी कहीं ना कहीं गलत थे। तो वही है कि मॉडरेट मेथड्स थे, ऐसे थे जिसकी वजह से वो खराब मेथड्स थे, सक्सेसफुल नहीं हुए। दैट इज व्हाई ओनली यू विल फाइंड कि इट गेव वे टू द एक्सट्रीमिस्ट मोड्स। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट का भी यहाँ सिनारियो आया, तो वो भी आप देखो कई जगह लैक कर रहे थे, है ना, वो लैकिंग वाले पॉइंट हमने देखे। अब जैसे एक्सट्रीमिस्ट का एक्शन सच एज ऑपोजिशन टू एज कंसेंट बिल। अब ये एज कंसेंट बिल था ना, इसकी वजह से पता क्या हो रहा था, इसकी वजह से आप देखोगे जो एज है वो इंक्रीज कर दी जा रही थी, दैट वाज बीइंग रेज्ड, उसको एज को इंक्रीज कर रहे थे, एज ऑफ कंसेंट, यानी कौन अपनी सहमति कब दे सकता है ना, कि हाँ भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपनी सहमति, मैं मेजर हूं तो अपनी सहमति खुद दे सकता हूं, मेरी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो एज ऑफ कंसेंट जो अभी था वो 12 साल के आसपास थी आई थिंक, इसमें आप देख लीजिएगा, और वो इंक्रीज करी जा रही थी। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने उसको यहाँ पर अपोज किया कि नहीं भैया ये नहीं होगा, सच अपोजिशन दिखाया उन्होंने। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स हैड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। और जो इन लोगों ने यहाँ पर जो टैक्टिक्स रखाई एक्सट्रीमिस्ट ने, वो उसकी बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय तक उसका यहाँ पर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सूरज स्प्लिट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सूरज स्प्लिट क्यों हुआ था, इसमें आपको बस गो थ्रू करना है। यहाँ पर 2-3 रीजंस दिए गए हैं सूरज स्प्लिट के। तो एक तो यहाँ पर रीजन यही आएगा सूरज स्प्लिट का, क्या कि एक तो लीडरशिप के ऊपर इशू था, ठीक है, एक तो लीडरशिप के ऊपर इशू था। दूसरा आप देखोगे लीडर भाई मूवमेंट का स्प्रेड, मूवमेंट कितना स्प्रेड होना चाहिए उसके ऊपर यहाँ पर इशू था,
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से फाइनली देखोगे सूरत में कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रहा था। देखिए, तो अब यहाँ पर थोड़ी चीजें पहले हम देख रहे हैं कैसे ये होता है रन अप टू द सूरत। तो अभी सूरत हुआ नहीं है, लेकिन कैसे हम सूरत स्प्लिट तक पहुंचे, है ना, यानी कि हम उससे पहले सूरत स्प्लिट से पहले कैसे कैसे ये भावना ये माहौल बना उसको यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। चलो देखिएगा, पहले देखिए सिंपल सी बात है, 1905 का जो सेशन था दिसंबर का इंडियन नेशनल कांग्रेस का आईएनसी सेशन जो है वो बनारस में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स के डिफरेंसेस जो है वो आना शुरू हो गए थे। ठीक है, 1905 में डिफरेंसेस बनना शुरू हो गए थे। अब क्या एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि भाई ये जो मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट, ये नेशन वाइड हो जाए, यानी कि इसको आप बंगाल के बाहर ले जाइए, जबकि मॉडरेट जो है इसको अपोज कर रहे थे। राइट, मॉडरेट्स अपोज कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन कंडेमिंग बंगाल पार्टीशन एंड सपोर्टिंग लिमिटेड बाइकॉट। नाउ अब क्या कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन कंडेमिंग बंगाल पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन को कंडेम कर रहे थे, एंड सपोर्टिंग लिमिटेड बाइकॉट पास किया गया, यानी कि सिंपल मॉडरेट्स बड़ा लिमिटेड तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है, जबकि एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंट तरीका चाहते थे। दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कलकत्ता सेशन, अब 1906 की बात करें हम लोग, ये तो 1905 की बात थी इससे पहले, अब 6 की बात करते हैं। तो ये जो 1906 का सेशन हुआ, एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक को कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को इन्हें यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, मैं आपको बता रहा था अभी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मॉडरेट चाहते थे दादा भाई नौरोजी यहाँ पर होल्ड करें। ठीक है, और अल्टीमेटली दादा भाई नौरोजी यहाँ पर आईएनसी के सेशन को प्रेसाइड करते हैं, यही अल्टीमेटली प्रिसाइड भी करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको कुछ देर पहले ये बता रहा था, देखते हैं मैं कहाँ बता रहा था आपको, याद आ रहा है, याद आ रहा है, जस्ट अ मिनट में, हाँ स्लाइड नंबर यहाँ देख लूँ 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहाँ बताया था ये चीज़ देखिएगा, आई होप आप समझ पा रहे होगे ना, मैंने आपको ये बताया था, है ना, ये मैं आपको बता रहा था। एनीवे चलिए, हाँ ये देखिए मैं बता रहा था आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ, है ना, ये मैं आपको बता रहा था कि भाई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड एट कलकत्ता सेशन 1906। दादा भाई नौरोजी जो है वो प्रेसिडेंसी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर विवाद यही हो गया था, मैंने आपको बताया ना विवाद हो गया था, देन फाइनली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का डिस्प्यूट इतना हुआ कि डेडलॉक हो गया और सूरत में स्प्लिट हुआ। तो कहानी शुरू हुई 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर होते हैं, बनारस का सेशन होता है ये। ठीक है, 1905 अंडर गोखलेस प्रेसिडेंसी कंडेम्ड बंगाल पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन को सिर्फ कंडेम किया गया था। ठीक है, बनारस में हो रहा है। फिर उसके बाद 1906 की बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ, और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो है, डिस्प्यूट ये था कि दादा भाई नौरोजी बनेंगे कि बाल गंगाधर तिलक बनेंगे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंसी का इस बार चेयरमैनशिप करें वो बाल गंगाधर तिलक को करना चाहिए, लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि दादा भाई नौरोजी करें, उनको भी सब लोग जानते थे, तो अल्टीमेटली दादा भाई नौरोजी ही करते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं, डिस्प्यूट्स यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, डिस्प्यूट्स यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। फाइनली कांग्रेस गोल डिफाइंड एज स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इस सेशन में जो आप देख रहे हो, दिस इज द सेशन ऑफ 1906, यहाँ पर बोला गया कि भाई हमारा अब जो ऑब्जेक्टिव है ना वो है सेल्फ गवर्नमेंट का, स्वराज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक्सट्रीमिस्ट कॉल्ड फॉर वाइड पैसिव रेजिस्टेंस, ये लोग कह रहे थे बहुत वाइड पैसिव रेजिस्टेंस करो, रेजिस्ट करो हर चीज में, आप बाइकआउट करो हर चीज को, लेकिन मॉडरेट्स इसके अगेंस्ट थे, यानी कि मेथड किस तरीके से रेजिस्ट करना है उस पर भी डिस्प्यूट था, है ना। जबकि मॉडरेट्स कह रहे थे टोन डाउन कर दो कलकत्ता प्रोग्राम अपने मेथड को, तो ये भी एक डिस्प्यूट का मेथड है, यहां पर ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तीसरा जो तरीका था वो क्या था, इनके मेथड ऑफ रेजिस्टेंस को लेकर, है ना, मेथड ऑफ रेजिस्टेंस को लेकर डिस्प्यूट था। समझ रहे हो बात को। जैसे लीडरशिप की बात करेंगे तो मॉडरेट्स चाह रहे हैं दादा भाई नौरोजी बने, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं बाल गंगाधर तिलक बने। ठीक है, ये एक फर्क था। मूवमेंट की स्प्रेड की बात करेंगे तो मॉडरेट्स चाहते हैं कि वो सिर्फ बंगाल में रहे, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि वो आउटसाइड बंगाल भी जाए। हम मेथड ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, मॉडरेट्स चाहते हैं कि भैया थोड़ा टोन डाउन करो, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत दिखो, इस वक्त बहुत अग्रेसिव मत दिखो, हमें कुछ चीजें मिल रही हैं, हमें कुछ राइट्स मिल रहे हैं, अभी ज्यादा हल्ला कर दोगे तो अंग्रेज ये भी नहीं देंगे, वही जो उनकी पुरानी सोच थी, तो वही चीज है ना। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या है, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं नहीं, आप पैसिव रेजिस्टेंस करो। तो आप समझ रहे हो कि कैसे यहां पर इन दोनों के बीच में ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट किस प्रकार से ये बढ़ते जा रहे हैं, और ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा 1907 में जाकर कि अल्टीमेटली इनके बीच में स्प्लिट हो जाएगा, एंड दिस इज फेमसली कॉल्ड एज द सूरत स्प्लिट। इसी को हम लोग यहाँ पर दोस्तों सूरज स्प्लिट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर सूरज स्प्लिट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और इसको यहाँ पर देखते हैं, कवर करते हैं।
ठीक है, तो ये कहानी देख लिया। आगे आइए, अब देखिए क्या हुआ। तो रन अप टू सूरत, अभी और क्या हुआ, अभी कहानी अभी और कहानी बाकी है, क्या क्या डिफरेंसेस और देखिए। एक्सट्रीमिस्ट क्या सोच रहे हैं, इट वॉज टाइम फॉर बिग पुश, हमें इस वक्त एक माहौल गर्म है, लोहा गर्म है, मार देना चाहिए, ये एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे हैं। वांटेड टू स्प्लिट फ्रॉम मॉडरेट्स, और इसीलिए अब यहां पर वो कह रहे थे भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते जाते हैं। मॉडरेट्स क्या कह रहे थे, सो काउंसिल रिफॉर्म्स एज एन अपॉर्चुनिटी, उनको लग रहा था भैया हमें अब काउंसिल में जगह मिल रही है ना, हमें इंडियंस को इनके काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, और वहां बैठ के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विद्रोह करेंगे। तो बेसिकली मॉडरेट्स का तरीका, मॉडरेट्स चाह रहे थे कि भैया हम पार्टिसिपेट करें एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड दे वर आल्सो रेडी टू पार्ट वेज विद द एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे भैया इट्स टाइम फॉर बिग पुश फॉर द फ्रीडम, हमको फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए, और मॉडरेट्स कह रहे थे नहीं, हमको ना काउंसिल में रिफॉर्म्स करने की बात करनी चाहिए, ये जो इंडियन काउंसिल है उसके अंदर रिफॉर्म्स करो ना हम वो। तो दोनों के मेथड्स बहुत अलग हो गए थे, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ स्प्लिट। मॉडरेट्स फेल्ड टू रियलाइज द काउंसिल रिफॉर्म्स, ये एक बड़ी गलती यहां पर मॉडरेट्स की थी कि मॉडरेट्स फेल्ड to realize council reforms aim to isolate the extremists. Extremists did not see moderates as the defense against the state repression. यहां पर दोनों को बोला गया है इस किताब में। मॉडरेट्स इस बात को फेल कर गए, क्या मॉडरेट्स इस बात को फेल कर गए टू रियलाइज द काउंसिल रिफॉर्म्स एम टू आइसोलेट द एक्सट्रीमिस्ट। वो काउंसिल रिफॉर्म थे वो एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट कर देते, वो काउंसिल रिफॉर्म ऐसे थे जो एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट कर देते, मतलब उनको किसी प्रकार का फिर सपोर्ट नहीं मिलता, वो उनको तोड़ने की बात कर रहे थे। काउंसिल रिफॉर्म्स इस प्रकार के थे कि भाई एक्सट्रीमिस्ट को काम ही नहीं करने दिया जाएगा, है ना, सारा चीज सारा फायदा इनको मिल जाएगा तो ये शांत हो जाएंगे और एक्सट्रीमिस्ट को पावर नहीं बचेगी। और एक्सट्रीमिस्ट इस बात को फेल कर गए, देखने को दोनों ही फेल हुए अपनी अपनी जगह। ये फेल हो गए, इस विजन को नहीं देख पाए, और एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं देख पाए कि यार हमारे लिए जो मॉडरेट्स है ना वो क्या है, दे आर एज द डिफेंस, मॉडरेट्स एज द डिफेंस अगेंस्ट द स्टेट रिप्रेशन। स्टेट जो रिप्रेशन कर रहा है, जो अंग्रेजों की सरकार जो रिप्रेशन कर रही है हमारे ऊपर, है ना, तो ये हमारा डिफेंस हो सकता है। हम इनसे बोलें कि तुम अपना तरीका करते रहो, तुम अपना तरीका अपनाओ, जो तरीका तुम्हारा है अपना एजिटेशन करने का, प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, उससे क्या होगा कि भाई जो रिप्रेशन हो रहा है ना, ये उससे ये लोग डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, कि भाई इनको जब ये स्टेट रिप्रेशन करे तो ये इनकी दीवार खड़ा कर दे, मॉडरेट्स को खड़ा कर दे, अदरवाइज जब एग्रेशन खेलना है तो आगे खुद आ जाए। इस प्रकार की बातें यहां पर हो रही है, ठीक है। स्प्लिट फाइनली हो गया। एक्सट्रीमिस्ट्स वांटेड 1907 सेशन इन नागपुर, और ये फाइनल चीज था, ये चाहते थे कि ये सेशन नागपुर में हो, ठीक है, वे तिलक जी इसके यहाँ पर लीडर हो, या लाला लाजपत राय इसके लीडर हो, ठीक है, एज प्रेसिडेंट। और मॉडरेट जो है वो यहाँ पर डिफरेंट चीज चाह रहे थे, है ना। मॉडरेट्स प्रेफर द सेशन इन सूरत टू एक्सक्लूड तिलक फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, है ना। और ये क्यों, बिकॉज ऐसा होता था कि भाई यहाँ पर सिनेरियो ये था कि जो होम टाउन में अगर हो रहा है तो होम टाउन का आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स वांटेड 1907 सेशन टू बी इन नागपुर, ठीक है, विद तिलक। और यहाँ पर देखोगे मॉडरेट प्रिफर्ड सेशन इन सूरत, ताकि हम तिलक साहब को एक्सक्लूड कर सके प्रेसिडेंसी से। तो रास बिहारी घोष प्रपोज्ड एज प्रेसिडेंट बाय द मॉडरेट्स, मॉडरेट्स ने यहाँ पर रास बिहारी घोष को प्रपोज किया था लीडरशिप के ऊपर। अब 1907 में एक डिस्प्यूट ये भी हो गया था, 1907 का कहां पर सेशन होना चाहिए, नागपुर में होना चाहिए या सूरत में होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स टुक रिजिड पोजीशंस विद नो रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज, अब कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता था। एंड देन फाइनली आप देखोगे कि ये स्प्लिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक डिस्प्यूट था कि भाई 1900 का सेशन कहां पर होगा, वेन्यू ऑफ आईएनसी, उसको भी आप यहां पर आगे चल के लिख सकते हो, आप इसको भी मेंशन कर सकते हो कि वेन्यू ऑफ आईएनसी वाज अगेन वन ऑफ द रीजंस, है ना, वेन्यू ऑफ आईएनसी, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। पॉइंट नंबर, आप इसको भी मेंशन कर सकते हो, पॉइंट नंबर 4, वेन्यू ऑफ आईएनसी, कहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा, उसके ऊपर भी डिस्प्यूट था। मॉडरेट्स चाहते थे कहां पर हो, वो चाहते थे सूरत में हो, और एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नागपुर में हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये डिस्प्यूट के पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो फाइनली स्प्लिट टेक्स प्लेस, स्प्लिट इन कांग्रेस इनएविटेबल हो गया था। मॉडरेट्स डोमिनेटेड कांग्रेस आफ्टर द स्प्लिट, अब स्प्लिट के बाद कांग्रेस को फिर से मॉडरेट्स यहाँ डोमिनेट करने लगा। मॉडरेट अपने फिर से तरीके पे आ गए, सेल्फ गवर्नमेंट विद ब्रिटिश एम्पायर, कांग्रेस कमिटेड टू यूजिंग ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू अचीव देयर गोल, है ना। अब जब स्प्लिट हो जाता है तो कांग्रेस में जो डोमिनेंसी होती है वो फिर से मॉडरेट्स की आ जाती है, और फिर वही तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन वाले यहाँ पर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट रिप्रेशन करना शुरू करती है। अब ये बात यहाँ पर आ गई, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट रिप्रेस करेगी। जाहिर सी बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट रिप्रेस करने ही वाली है। तो गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मैसिव अटैक
ऑन द एक्सट्रीमिस्ट। अब जब वही बात है जो आपने, जो मॉडरेट्स ने नहीं देखा वो हो गया अल्टीमेटली, एक्सट्रीमिस्ट पे यहाँ पर बहुत बुरी तरह मैसिव अटैक हुआ। 5 न्यू लॉज ऐसे इनैक्ट किए गए 1907 से लेकर 1911 तक, ठीक है, जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को चेक करने लग गए, जैसे कि सेडिशियस एक्ट आ गया 1907 का, इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट आ गया 1908 का, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आ गया 1908 का, इंडियन प्रेस एक्ट आ गया 1910 का, है ना, ये सारे यहाँ पर ऐसे लॉज आ गए थे, ठीक है। तिलक मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ट्राइड को, उनको 1909 में ट्राई किया गया सेडिशन के लिए, हालांकि बाद में जाकर उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन कुल मिला के बात यह आ रही है कि ऐसे नए लॉज बना दिए गए कि वो लॉज, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसको चेक करने के लिए लॉज बनाए गए थे। कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी हो रही है तो उसको चेक करने के लिए ये कानून यहां पर बनाए गए थे, ठीक है। तिलक राइटिंग्स अबाउट अ बॉम्ब इंसिडेंट। अब तिलक साहब ने ऐसी ऐसी राइटिंग्स यहां पर लिखी जिसकी वजह से उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको ट्राई किया गया, है ना, उनका ट्रायल हुआ, उनका कन्विक्शन हो गया। तिलक साहब को 6 साल के लिए यहां पर क्या किया गया, सेंटेंस कर दिया गया, ठीक है, और यहां उनके ऊपर फाइन लगाया गया। अरबिंदो घोष और बीसी पाल, ये आपके बीसी पाल जो है रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, इन्होंने पॉलिटिक्स से अपने आप को संन्यास ले लिया कि भैया कुछ है नहीं, है ना। लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर अब्रॉड, वो भी चले गए यहाँ से, लाला लाजपत राय निकल गए। एक्सट्रीमिस्ट अब यहाँ पर एक तरह से टोटली मतलब अनएबल टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव पार्टी। अब कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो है आफ्टर दैट स्प्लिट, हम देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया, मॉडरेट्स की बातों को मान एक तरह से वो किया गया, मॉडरेट्स फिर वही तरीके का आ गए, एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर काफी चढ़ाव किया सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने, और फिर एक्सट्रीमिस्ट जो है बिखरते चले गए। तिलक जी को अरेस्ट करके डाल दिया गया जेल के अंदर, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल हो गए और ये आपका अरबिंदो घोष हो गए, ठीक है, इनको ये रिटायर कर जाते हैं, राइट। लाला लाजपत राय अब्रॉड चले गए, तो लीडर्स ही नहीं बचे एक्सट्रीमिस्ट के अंदर, और ऑल्टरनेटिव पार्टी यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो एक्सट्रीमिस्ट जो है अनएबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव पार्टी जो है नहीं बन पा रही थी, ठीक है। मॉडरेट्स लेफ्ट विद नो पॉपुलर बेस, मॉडरेट्स के बाद भी कोई पॉपुलर बेस नहीं बचा, यानी कि जो जाने माने चेहरे थे वो नहीं बचे। सपोर्ट एज यूथ रैलीड बिहाइंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। नेशनल मूवमेंट एज अ होल डिक्लाइंड आफ्टर 1908, तो ये नेशनल मूवमेंट फाइनली यहाँ डिक्लाइन कर गया। तिलक्स रिलीज इन 1914 रिवाइव द मूवमेंट, जब तिलक जी का यहाँ पर जेल से निकले वो 1940 में, तब ये मूवमेंट फाइनली जाकर रिवाइव होता है, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को बातें जो है समझ में आ गई होंगी। नाउ गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी थी, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी इट इज एज सिंपल। ज्यादा देखो, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि क्या है कि स्पेक्ट्रम किताब में जो चीजें लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपका सिलेबस, ये मत समझना कि यार ये पूरा सिलेबस है, इसमें कुछ लाइन छूट गई। आपको ना कई कई जगह क्या होगा ना, स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजें खींची गई हैं, है ना, एक एक चीज को दो तरह से, तीन तरीके से लिखा गया है ना, वही बातें लिखी गई हैं। तो आपको समझना है कि वहां हमें बस बेसिक आइडिया लेना है कि क्या चल रहा था। अब गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, या आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि ऐसे सिनेरियो व्हाट विल द स्ट्रैटेजी ऑफ गवर्नमेंट क्या सोचेगी। चलिए आइए देखते हैं गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट हॉस्टाइल टू कांग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग, हमेशा से हॉस्टाइल थी, है ना। मॉडरेट्स डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द मिलिटेंट नेशनलिस्ट ट्रेंड डिड नॉट स्टॉप गवर्नमेंट हॉस्टाइलिटी। अब मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो गए थे, उसके बाद भी सरकारों की, गवर्नमेंट सरकार की, जो ब्रिटिश सरकार की जो हॉस्टिलिटी थी वो खत्म नहीं हो रही थी। हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस की हॉस्टाइल थी, और अब कांग्रेस जो है यानी कि मॉडरेट्स जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट से अलग भी हो गए थे, दूर भी हो गए थे, उसके बाद भी हॉस्टिलिटी खत्म नहीं हुई। मॉडरेट्स सीन एज एंटी इंपीरियलिस्ट, अब उनको यहां पर एंटी इंपीरियलिस्ट बोला, ये सिला मिला उनको उनके प्यार का। तो बस यहां मॉडरेट्स खड़े होकर गाना यही गा रहे थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना। तो क्या भाई, मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन, हर चीज वो कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ खड़े हो गए, सूरज स्प्लिट हो गया, सब कुछ हो गया, और अल्टीमेटली मॉडरेट्स को एंटी इंपीरियलिस्ट बोल दिया गया। फोर्स ऑफ पैट्रियोटिक एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, स्वदेशियन बाइकॉट मूवमेंट लेड टू मॉडिफिकेशन इन द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। ये जो स्वदेशियन बाइकॉट मूवमेंट था, इसके बाद भी अब गवर्नमेंट ने अपनी फिर से स्ट्रैटेजी को यहाँ पर रीफ्रेज करना स्टार्ट किया। रैलिंग देम और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली यहाँ पर नेशनलिस्ट ने। नाउ 3 pronged अप्रोच यहाँ पर थी, रिप्रेशन करो, रिकॉन्सिलेशन एंड सप्रेशन फिर कर दो, ये यहाँ पर गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बन गई थी। दिस वाज द 3 pronged अप्रोच जो गवर्नमेंट यहाँ पर अपना रही थी, ठीक है। नाउ एक्सट्रीमिस्ट माइल्डली रिप्रेस्ड टू फ्राइटन मॉडरेट्स प्लेकेटेड विद कंसेशंस एंड प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रिफॉर्म्स। अब मॉडरेट्स को भाई फ्यूचर रिफॉर्म फ्यूचर में कर देंगे, है ना। एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट करने का पॉलिसी था, गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी था, है ना। इग्नोर द मॉडरेट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजी लेड टू सूरज स्प्लिट। अब आप स्ट्रैटेजी नहीं समझ पा रहे हो सरकार की, है ना, आपको लग रहा है कि उनको, आप मॉडरेट्स को लग रहा है हमें कंसेशंस मिलेंगे, और आप ये नहीं समझ रहे हो कि उस तरह से एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट किया जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं समझ रहे हैं कि मॉडरेट्स को हम लोग अपना डिफेंस, एक तरह से डिफेंस बना सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बेनिफिटेड फ्रॉम पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, और अल्टीमेटली यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर बेनिफिट मिल ही रहा था।
ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, और डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इसको आप लोग बुक में देख लीजिएगा साफ साफ। वैसे मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है कि, दो चार्ट टाइम टेबल बना दिया है, टेबल बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब आप समझ पा रहे हो कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का फर्क क्या है ना, सीधे सीधे समझ पा रहे हो उनकी स्ट्रैटेजी, उनका अप्रोच, उनकी थिंकिंग, उनके लीडर्स, उनका टाइम पीरियड, हर चीज़ आपको पता है। ये लास्ट ऑफ द चीज़ें हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को मिल गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट इससे यहाँ पर मुसलमानों को दे दिया गया, और ये सबसे बड़ा यहाँ पर गेम चेंजिंग मोमेंट था भारत के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास में। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना, यहाँ से बीज बो दिए गए थे पूरी तरह से कि इनको अलग कर दिया जाएगा और तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पर, चलिए आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए अब हुआ क्या, अक्टूबर 1906 में शिमला डेपुटेशन जो है वो जाता है, लेड बाय आगा खान, एंड वो लॉर्ड मिंटो के पास पहुंचता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, अब उन्होंने उनसे डिमांड रखा जाता है कि भाई हमको ना, लॉर्ड मिंटो से डिमांड रखी गई कि हमको यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। लॉर्ड, ये आपको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ना, ये आप देखोगे कि मॉडले मिंटो, अभी देखो आपको पता चलेगा, एक वाइस रॉय हैं और एक आपके जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो ब्रिटिश में बैठे हुए थे। ठीक है, तो शिमला डेपुटेशन की डिमांड क्या थी कि शिमला डेपुटेशन जो आगा खान जिसको लीड कर रहे थे, उनकी डिमांड ये थी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर दे दिया जाए। ठीक है, उनका डिमांड था कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन जो है, आप उनको मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो डिमांडेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एक्सीडिंग द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है ना उससे ज्यादा डिमांड यहाँ पर उनकी थी कि हमको उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जस्टिफाइड इट बेस्ड ऑन मुस्लिम्स कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस ऑफ एम्पायर, और ये इस बात को जस्टिफाई किया, भाई आप कैसे मांग रहे हो, आप कैसे मांग रहे हो ये अपना ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन कैसे मांग सकते हो। इस तरह से मांगा कि भैया हम जो है आपके एम्पायर के लिए, डिफेंस ऑफ एम्पायर के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। तो जस्टिफाइड इट बेस्ड ऑन मुस्लिम्स कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस ऑफ एम्पायर, कि आपका अंग्रेजों का ये अंपायर बना रहेगा, इसलिए आप हमको ज्यादा सीट्स यहाँ पर दीजिए, हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए। ठीक है, देन सेम ग्रुप टुक ओवर मुस्लिम लीग। अब यही चीज आगे जो ग्रुप था वो मुस्लिम लीग को ओवरटेक करता है। ठीक है, मतलब ओवर उसको कमांड करता है। सेम ग्रुप टुक ओवर मुस्लिम लीग, इनिशियली फ्लोटेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। मुस्लिम लीग एम्ड टू प्रीच लॉयल्टी टू अंपायर। ठीक है, अंपायर के लिए लॉयल्टी रखेंगे हम लोग। कीप मुस्लिम्स इंटेलिजेंसिया अवे फ्रॉम कांग्रेस, यही उसका ऑब्जेक्टिव था। अब यही सब बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप कांग्रेस से अलग रहो, है ना, अंग्रेजों से मिलके रहो, अंग्रेजों से मिलकर रहोगे फायदे में रहेंगे, कांग्रेस से अलग होकर रहो, ये सब बातें सिखाई जा रही हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वेंट टू इंग्लैंड, अब यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले भी चले गए, वो भी वहां पर जॉन मोरले से मिलने चले गए। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है ना। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त वो कौन थे, जॉन मोरले थे, और मिंटो वाज वाइसरॉय इन इंडिया, तो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ये लोग गए थे, आगा खान पहुंचा था फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम मिंटो। ठीक है ना, वैसे आप देखो, सॉरी फॉर दिस लॉर्ड मिंटो, हाँ आगा खान, शिमला डेपुटेशन लेड बाय आगा खान, लॉर्ड मेट लॉर्ड मिंटो, ये ऑफ कोर्स इंडिया में थे। ये तो लॉर्ड मिंटो से यहाँ पर कहा गया कि हमको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और अल्टीमेटली गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो लंदन पहुंच गए, इंग्लैंड चले गए वो, है ना, और वहां पर उन्होंने बात करी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। कांग्रेस की डिमांड क्या थी, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम सिमिलर टू अदर ब्रिटिश कॉलोनीज, जैसी और भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं। ठीक है, यूके की ऐसे और भी ब्रिटिश कॉलोनीज है, वैसा सिस्टम हमारे यहाँ भी आप लगाइए। गोपाल कृष्ण गोखले की यहाँ पर ये डिमांड थी कि हमको सेल्फ गवर्निंग बनना है, वी वांट टू बी सेल्फ गवर्न, है ना, हम ये चाहते हैं। तो जहां पर एक तरफ जो है आगा खान की जो पार्टी थी वो ये डिमांड कर रही थी कि हमको आप अलग रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। ठीक है, मिंटो से डिमांड करी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले मॉरले के पास पहुंच गए, जॉन मॉरले के पास पहुंच गए लंदन में, इंग्लैंड में, और वहां डिमांड कर रहे हैं क्या, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम हमको चाहिए अपने लिए। ठीक है, राइट। सो लॉर्ड मिंटो एंड जॉन मॉरले दे फाइनली अग्रीड ऑन रिफॉर्म्स, और ये रिफॉर्म्स थे ऑन रिफॉर्म्स टू अपीज मॉडरेट्स एंड मुस्लिम्स। तो ये रिफॉर्म्स मॉडरेट्स को अपीज करने के लिए थे और मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए थे। और क्या हुआ इसमें, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आया, जिसको हम लोग 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये वाला, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एस्टैब्लिश्ड फॉर सेंट्रल काउंसिल इलेक्शंस। सेंट्रल काउंसिल के लिए, यानी कि जो आज मान लो एग्जाम्पल के लिए आज का पार्लियामेंट हो गया, सेंट्रल काउंसिल के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दे दिया गया, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखोगे तो एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम कैंडिडेट होगा, और जो इलेक्टर्स होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था, इलेक्टोरेट ही सेपरेट हो गया, यानी कि जो इलेक्ट करेगा, इलेक्टोरेट जो होगा वो मुसलमानों का होगा, और जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन इलेक्टिव प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब याद करिए, मैं आपको बता रहा था कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना,
जो यहाँ पर इंडिया में हुआ करती थी, जिसमें आप देखो गवर्नर जनरल होंगे, प्लस उनके साथ असेस करने वाला उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, प्लस हमने देखा कि और लोग भी होंगे, है ना, 6 लोग और होंगे। ये आपका जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि आप समझ लो बोलचाल की भाषा में जो पार्लियामेंट था, ठीक है। इसमें क्या था, मैंने बताया था कि इसमें 2 प्रकार के मेंबर थे। एक तो ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि वो अंग्रेजों के मेंबर्स हो गए, एक आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिसमें इंडियन हुआ करते थे, जिसमें इंडियन थे। तो अब ये पहली बार ऐसा हुआ था, इलेक्टिव प्रिंसिपल ले आए थे, यानी कि इलेक्शन होगा यहाँ पर भी। अब इलेक्टिव प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या किया, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेवल पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया कि नॉन ऑफिशियल में आप देखिएगा, नॉन ऑफिशियल इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या भी यहाँ बढ़ा दी। भाई पहले तो कहा गया कि ये नॉन ऑफिशियल जो है ना, ये क्या होंगे, ये आपके इलेक्टेड होने लगेंगे, और इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या भी यहाँ पर टोटली और इंक्रीज कर दिया गया। एक तो यहाँ पर ये चीज हुआ, और क्या हुआ, अब देखिए नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल काउंसिल्स। अब ये तो बात जो हम कर रहे थे, ध्यान रखना, ये आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंटर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम लोग स्टेट्स की बात करेंगे, प्रोविंसेस की बात करेंगे, तो प्रोविंशियल काउंसिल्स में आप क्या हो रहा है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल काउंसिल्स। प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का यहाँ पर मेजॉरिटी हुआ, बट सम नॉन ऑफिशियल वेयर नॉमिनेटेड, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो नॉमिनेट होते थे, इलेक्टेड नहीं होते थे। जैसे उदाहरण यहाँ दे रहा है कि आप देखिए 69 मेंबर्स थे इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 69 मेंबर्स थे, ठीक बात है, ठीक है। अभी हम उदाहरण देख रहे थे जो, उसमें से 37 मेंबर्स ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो आपके अंग्रेज वाले लोग हैं, इलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सब हो रहा है, ठीक है। 32 मेंबर जो है वो यहाँ पर नॉन ऑफिशियल्स थे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम देख रहे थे कि भाई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक बात है, उसमें 2 प्रकार के मेंबर्स हैं, एक आपके ऑफिशियल मेंबर्स हैं, एक आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं इसमें, 69 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें जो ऑफिशियल है वो 33 हैं, नॉन ऑफिशियल 32 हैं। अब लग तो रहा है कि ठीक ठाक नंबर है, लेकिन कैसे यहाँ पर झोल किया गया जरा देखते हैं। 27 इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स। अब इस 32 में से भी आप देखोगे तो मैंने क्या बताया, 5 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे, 5 जो है वो क्या है, नॉमिनेटेड हैं। 27 देखो उसमें से क्या है, इलेक्टेड है, और संख्या कम हो गई इलेक्टेड की, है ना, संख्या इलेक्टेड की और कम हो गई। भाई ऑफिशियल्स तो 37 है, लेकिन अब देखो नॉन ऑफिशियल में इलेक्टेड भी कितने हो गए, 27। ये जो 5 नॉमिनेटेड हैं उसको वैसे भी अपने हिसाब से नॉमिनेट कर लिया जाएगा, 27 इलेक्टेड बचे, ठीक है। विद 8 सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, इसमें से भी 8 सीट बोल दिया गया कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें से मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया। आप देखते जाना आपको कैसे हो रहा है, 27 में से 8 सीट मुसलमानों के लिए निकल गई, तो कितनी बची आपकी, अब 19 सीट्स बची, 19 बची, ठीक है, अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गया, यानी कि इसके लिए जो 19 आप देख रहे हो या ये जो देख रहे हो, इनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहां पर हो रहे हैं। इलेक्शन तो किए गए बट देवर इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि ऑफ कोर्स डायरेक्टली इनको इलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, इलेक्टेड मेंबर्स के लिए जो 27 है, ये जो 8 हैं, ये 27 हैं, इनमें इनके लिए आप देखोगे तो क्या इनडायरेक्ट इलेक्शंस आ गए। मुस्लिम्स हैड रिप्रेजेंटेशन बियॉन्ड देयर पॉपुलेशन, यानी कि इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिख सकते हो कि मुस्लिम्स गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया। मुस्लिम्स को आप देखोगे तो ओवर रिप्रेजेंटेशन मिला। भाई ओवर रिप्रेजेंटेशन कैसे, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ से ज्यादा उनको आपने सीट दे दिया। जैसे मान लीजिए आप यहां पर देखेंगे तो 27 में से 8 सीट जो है वो मुसलमानों को दे दी गई थी, रिजर्व कर दी गई थी। अब आप मुस्लिम पॉपुलेशन देखिए उस वक्त कितनी थी, है ना, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो उनको ओवर रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया, दे वर ओवर रिप्रेजेंटेड। 8 सीट्स उनको मिल गई, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अब आप देखो 19 सीटें हैं, 5 तो आपकी निकल गई नॉमिनेटेड वाली, इलेक्टेड सीट 27 है, उस 27 में आपने 8 सीट दे दी मुसलमानों को, टोटल बच रही है 19, यानी कि 19 सीट किसकी है, नॉन मुस्लिम्स की हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। और आप देखो 8 सीट्स किसकी हैं, मुसलमानों की हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि भाई टोटल इलेक्टेड सीट्स में अप्रोक्सीमेटली 50% रिजर्व उनको यहां पर मौका मिल गया, देवर 50% रिप्रेजेंटेड, ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया। हिंदुस्तान में 50% पॉपुलेशन थोड़ी थी मुसलमानों की उस वक्त, लेकिन आप देखो इन 27 में से अगर हम कहें कि 8 जो है, 8 ऑलमोस्ट सीट्स इनके पास है और 19 इनके पास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 का डबल करो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 है, चलो ठीक है, थोड़ा हम कम कर लेते हैं, 40% कह सकते हैं ना। तो अप्रोक्सीमेटली 40% रिजर्वेशन या 40% जो है वो रिप्रेजेंटेशन, नॉट रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन यहां पर मुसलमानों को मिल गया। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में ये भी हुआ, 40% रिजर्वेशन अप्रोक्सीमेटली लेके चल लो, अप्रोक्सीमेटली इतना रिप्रेजेंटेशन जो है मुसलमानों को मिल गया था।
एनलार्ज्ड पावर्स फॉर लेजिस्लेचर्स, अब यहां पर जो लेजिस्लेचर्स थे उनकी पावर बढ़ा दी गई। क्या पावर बढ़ा दी गई? नाम के लिए पावर बढ़ाई गई। क्या कि भैया ऐसा है, आप कुछ रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप लोग, है ना। आप कहोगे फिर से एक क्वेश्चन दाग दिया, फिर एक क्वेश्चन दाग दिया, ये नहीं कर सकते आप। वोट ऑन सेपरेट बजट आइटम्स, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है, एनलार्ज पावर फॉर लेजिस्लेचर, पास रेजोल्यूशन, आस्क क्वेश्चंस, वोट ऑन सेपरेट बजट आइटम्स, फर्स्ट ये हो गया। और फर्स्ट इंडियन जो अपॉइंट किए गए थे टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी किया गया कि जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे थे कि भाई ये जो आपका, ये आपका क्या है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर कौन होगा? एक वाइसरॉय प्लस उसको असेस करने वाले 4 लोग, 3 लोग, वॉट एवर इज, प्लस 6 लोग बाहर थे। तो ये जो आपका यहां पर ये जो काउंसिल है, वाइसरॉय का जो काउंसिल है यहां पर, ठीक है, इसमें एक आदमी जो है वो कौन होगा? एक आदमी कौन होगा? ये फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन बन गया 1909 में? सत्येंद्र सिन्हा जो है वो अपॉइंट किए गए थे। तो ये एक बात यहां पर है, तो ध्यान रखिएगा। 1909 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप किताब से भी रिफर कर लीजिएगा, है ना, एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा बुक को। और मैंने कोशिश यही करी है कि हम जल्दी से जल्दी, मतलब हमने कम से कम टाइम में इसको रैप अप किया। अब बुक से पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो मेन चीज़ यही था, आप अगर 1909 में कंफ्यूज भी हो तो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस, बिकॉज सिंपल है। पहला चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट कि इलेक्टिव प्रिंसिपल लेके आ गए थे, किसके लिए? आपके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, कुछ ऑफिशियल मेंबर्स हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल हैं। नॉन ऑफिशियल के लिए इलेक्टिव प्रिंसिपल आ गया नंबर 1, सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दे दिया गया नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, जो नंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स के, वो यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिया गया नंबर 3। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है नंबर 4 आप देखोगे तो उसमें से 8 सीटें मुसलमानों के लिए कर दी गई थी, ठीक है। मुस्लिम्स को ओवर रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया, 5 हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या, ये सब पॉइंटर्स वही लिखे। और फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र नाथ सिन्हा हो गए, ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा हो गए। तो ये आपके 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी तो ये आपके ये नंबर लिखे ना, ये नंबर खाली समझाने के लिए, ठीक है, सब में समझाने के लिए। तो 8 सीटें जो है मुसलमानों को दे दिया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस था, ये ध्यान रखिएगा, प्रोसेस जो इलेक्शन लाए भी वो इनडायरेक्ट प्रोसेस था। तो 1 पॉइंट और जोड़ लीजिए, 7 पॉइंट हो गए। मॉडल इम्यूनिटी रिफॉर्म्स के ये 7 पॉइंट है, एक बार किताब को गो थ्रू करिएगा, बाकी आप इससे एक बार पॉइंट बना लीजिएगा, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर है। अब इवैल्यूएशन, इसको जस्ट प्लीज आप लोग गो थ्रू करिएगा। अब यहाँ पर जो बात बचती है वो बचती है कि भाई इनके बीच का डिफरेंस क्या था। अब ये डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप अगर देखोगे दोनों के बीच का, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच का क्या डिफरेंस है। पहले तो सोशल बेस का फर्क है, यहाँ जमींदार थे, अपर मिडिल क्लास है, यहाँ पर सोशल मिडिल, यहाँ सोशल बेस देखो कौन है, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास आ जाएगा, ठीक है। इनका आइडियोलॉजी क्या था? इनका आइडियोलॉजी था कि भाई लिबरल, वेस्टर्न लिबरल थॉट्स होगा। इनका आइडियोलॉजिकल चीज़ें क्या थी? हमारा इंडिया, हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स, हमारा इंडियन हिस्ट्री, ये इनका था। बिलीव्ड इन इंग्लैंड प्रोविडेंशियल मिशन, ये रिजेक्ट करते थे भाई इनके मिशन को, इंग्लैंड वाले बेकार हैं एकदम, ठीक है ना। इनका बिलीव्ड इन व्हाट? पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन, ये कह रहे थे भाई कोई ब्रिटिश से कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश हमारे लिए एकदम खराब है, ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ठीक है। प्रोफेस्ड लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन, ये लॉयल्टी रखते थे भाई, ये कहते थे कि भाई इनको हिट करो, दे आर अनवर्दी फॉर इट, है ना। ये इनके डिफरेंसेस हैं, ये इनके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और क्या है? अब जैसे मॉडरेट का लिमिटेड पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल वर्क में रहा, राइट। कुछ ही लोग थे जो मिडिल क्लास, इंटेलिजेंट क्लास है वो, और मासेस को ये यहाँ पर रेडी नहीं कर रहे थे, उनको यहाँ पर मानते ही नहीं थे, है ना। जबकि यहाँ पर इन्होंने मासेस की कैपेसिटी को एक्सेप्ट किया कि उनकी कैपेसिटी है। डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये कह रहे थे स्वराज चाहिए। इंसिस्टेड ऑन यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ये कह रहे थे नहीं हमको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पर उतरना पड़ेगा, बाइकआउट करना पड़ेगा, पैसिव रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। पैट्रियट्स हु डिड नॉट पे द रोल ऑफ अ कॉम्प्रेडर क्लास, पैट्रियट्स हु मेड सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, ये सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहे थे। तो यही है बस यहाँ पर दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ द एंटायर चैप्टर, जो हमारा चैप्टर फाइनली यहाँ पर एंड भी हो गया। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, क्योंकि जो मैंने आपको लिखाया है, समझाया है ना, आप समझ पा रहे होगे कि फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट टू राइट इट डाउन। आप उन फैक्ट्स को लिख लीजिएगा, ठीक है, और कोई तरीका इसमें होगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपको देयर इज नो वे टू रन अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। तो जो फैक्ट्स आएंगे वो तो आप लिखिए और नोट बनाइए, ठीक है। मैं इसको लिख के पढ़ाता बहुत बुरी तरह तो ये कम से कम 4 घंटे का लेक्चर जाता, क्योंकि आपने देख लिया कितना बड़ा है। लेकिन हाँ, मैंने जहाँ तक क्या क्रक्स जहाँ तक कर पा रहा था, मैंने वहाँ तक क्रक्स कर दिया।
अब कहानी पार्टीशन की क्या थी क्या नहीं, ये कहानी सुनिएगा और फिर आपकी कहानी भी पूरी हो जाएगी। क्लियर है? तो किताब पढ़िएगा, लेक्चर पढ़िएगा, 2 घंटे हमारे शायद लगे, हाँ 2 घंटे लगे। इस 2 घंटे में आप उसको 2x पे लगा के सुन लीजिए। आप किताब सामने रख लीजिए स्पेक्ट्रम को, आप उसका ऑनलाइन वर्जन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, वहां से आप निकाल लीजिएगा, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो बेसिकली क्या, आप उसको देखिए, आप उसको देखिए, चैप्टर को देखिए, वीडियो को देखिए और पढ़ते जाइए। 2 घंटे में आप इस वीडियो खत्म कर दोगे, इस चैप्टर को खत्म कर लोगे। दैट इज ए विक्ट्री फॉर यू। और फिर आराम से बैठ के इसके नोट्स क्रिएट कर लीजिए, आपका चैप्टर खत्म हो गया फॉर एवर। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को एंड करते हैं। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।